चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज एनवायरनमेंट की चौथी क्लास है और आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे पहले यह समझ लो। इसके पहले क्या डिस्कस कर चुके हैं, इकोलॉजी पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, बायोडाइवर्सिटी को समझ चुके हैं, फिर हमने क्लाइमेट चेंज देख लिया था लास्ट वीडियो में। और ये तीनों इतने महत्वपूर्ण वीडियो हैं, सारे के सारे देखो 5 ही 6 वीडियो कराए जाएंगे और जितने मेजर टॉपिक्स हैं ना सभी का रिवीजन कर लेंगे हम। रिवीजन का मतलब यह है कि जितने प्रीलिम्स ओरिएंटेड जितना भी तथ्य रहता है एग्जाम्स में रिपीट होता रहता है। एनवायरमेंट का क्वेश्चन देखो लगातार रिपीट होता है और रिपीट जब इतना ज्यादा हो रहे हैं तो उन पर कमांड अच्छी होनी चाहिए। प्रयास यही किया जाएगा कि वो सारे पॉइंट्स आपके कवर कर दिए जाएं। तो जो आज का वीडियो होने वाला है वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पर होने वाला है। कहने का मतलब है इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं पहले ये समझ लो। देखो अपने रिसोर्स के स्तर पर आपको पढ़ना है या जो आप हम पिक्टोरियल बुक कर रहे हैं उससे इन टॉपिक्स को पढ़ लेना है। पहला ओजोन क्षरण देखेंगे, ओजोन का जो डिप्लीशन होता है, फिर इसी चैप्टर में हम पोल्यूटेंट को भी यानी कि पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सब कवर कर लेंगे। फिर एसिड रेन को देखेंगे लास्ट में और ओशियन एसिडिफिकेशन को भी देख लेंगे। ये सारी समस्याएं हैं जो एनवायरमेंट के समक्ष हैं और इन सारी समस्याओं से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले चलो चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। पहला टॉपिक कौन सा है भाई? ओजोन क्षरण। ओजोन डिप्लीशन की बात की जाती है लगातार, तो ओजोन डिप्लीशन पर जब आपको पढ़ना है तो एक कहानी की तरह पढ़ेंगे हम लोग। कहानी की तरह जब पढ़ेंगे तो सारे तथ्य जो जो प्रश्न आते हैं जहां से वो कवर करते हुए चलेंगे कि देखो भाई यहां से इस तरीके से आयोग क्वेश्चन बनाता है। क्लियर? तो शुरू करें फिर हम। ओजोन डिप्लीशन को बहुत आसानी से एकदम हल्के माइंड के साथ में समझना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है ओजोन जैसी भारी चीजों को समझने में, ठीक है? तो देखो ओजोन क्या होता है। ओजोन सबसे पहले पता होना चाहिए, इसका फार्मूला है आपका O3, यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणु यहां पर होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे है, वायुमंडल में हमारे ऑक्सीजन 2 अणुओं के रूप में रहती है O2। क्लियर? तो O2 प्लस O एक नेक्ट ऑक्सीजन मिलकर के हमारा O3 बनता है ओजोन। तो यहां ध्यान रखना जो ओजोन डिप्लीशन की बात की जा रही है ये ओजोन हमारे ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल की ओजोन की बात नहीं हो रही है। तो कहां पर की बात हो रही है? ये जो आपके स्ट्रेटोस्फेयर में है, पीछे हमने पढ़ा है कि क्षोभ मंडल में नहीं, जो आपका समताप मंडल है, समताप मंडल की निचली परत में ही आपका ओजोन पाया जाता है। अब इस ओजोन का क्षरण हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। वैज्ञानिक चिंतित हो गए भाई कि ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है, इसके लिए हमें चिंतित हो जाना चाहिए और इसके लिए कुछ प्रोविजन करने चाहिए, कुछ मैनेजमेंट करना चाहिए हमें, ताकि इस क्षरण को हम रोक सकें। आपके दिमाग में यहां से आना चाहिए कि भाई वैज्ञानिक इतना चिंतित क्यों हो गए, क्यों ओजोन का डिप्लीशन रोकना चाहते हैं। आ जाओ इसी बात को समझते हैं कि ओजोन डिप्लीशन कैसे हो रहा है और कैसे यह आपका समताप मंडल में कार्य करता है और अभी क्या घटनाएं हो रही हैं जिसके चलते वैज्ञानिक इतना चिंतित हैं। सबसे पहले देखो चापमैन साइकिल को समझेंगे। क्या होती है ये चापमैन साइकिल, क्या भला है? बहुत आसान चीज है, समझो। यहां पर ये अर्थ हो गई आपकी, ठीक है? ध्यान से देखना। इसके ऊपर आपका ये ट्रोपोस्फेयर हो गया, क्षोभ मंडल हो गया, ठीक है? तो क्षोभ मंडल के ऊपर ही आपका शुरू हो जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर की ही जो निचली परत होती है, स्ट्रेटोस्फेयर के निचले भाग में यहां मौजूद है क्या? ओजोन। ध्यान से समझना, यहां ओजोन स्थित है। तो ओजोन से प्रश्न बनेगा कहां पर है? तो समताप मंडल की निचली परत में स्थित है। अब ये काम क्या करती है? ये देखो ऊपर से जो आपका ये समझो सूर्य की किरणें आती हैं, सूर्य की किरणों में आपको ये पता होना चाहिए शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आती हैं। अब शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में सूर्य से देखो हमें अल्ट्रावायलेट रेज भी मिलती हैं, इंफ्रारेड भी मिलती हैं, और हमें जो दृश्य प्रकाश जो आप विबग्योर पढ़ते हो ना, जिस दृश्य प्रकाश के तहत ही हम चीजों को, वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ये सारी किरणें कहां से प्राप्त हो रही हैं? बोले सूर्य से प्राप्त हो रही हैं। अब बोले सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों में ही एक किरणें हैं अल्ट्रावायलेट, जो पराबैंगनी किरणें। तो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में ये पराबैंगनी किरणें आती हैं, पृथ्वी पर आने का प्रयास करती हैं, लेकिन वो मिलती हैं समताप मंडल में ओजोन से। ओजोन से जैसे ही मिलती हैं तो वो उनको धरती तक आने नहीं देती हैं। तो यही कार्य करती हैं ओजोन हमारी। तो ओजोन क्या काम करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। बोले आने दो ना, आने में दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है अगर ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाएंगी तो पृथ्वी पर ह्यूमन के लिए समझो एक स्किन कैंसर, आपकी स्किन के लिए इतना खतरनाक होती हैं कि ये स्किन कैंसर तक का कारण बन सकती हैं। इसीलिए जब आप देखते होगे सनस्क्रीन वगैरह लगाकर बोला जाता है कि आप लोग बाहर निकलो, है ना, क्योंकि यूवी रेस का कुछ भाग धरती तक आता है और वो आपकी स्किन को इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक, ध्यान से समझना। अगर ये ओजोन नहीं होती तो आपकी पराबैंगनी किरणें धरती तक पहुंचती और धरती तक पहुंच के स्किन कैंसर का कारण बन सकते थे आप। ठीक है, तो इसको बचाने का काम करती है ओजोन हमारी। तो समझ में आया कि ओजोन कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है।
ठीक है, तो पहली बात हो गई, तो ये जो परत है ये अल्ट्रावायलेट रेस को रोकने का काम कर रही है। अब बोले ऐसा फिर चापमैन साइकिल क्या है? ये चापमैन साइकिल को समझ लो, तो कैसे रोकती है ये समझ में आ जाएगा। आपकी ओजोन मौजूद है, अब जैसे ही इस पर सनलाइट पड़ती है, ठीक है, ध्यान से देखना, जैसे इस पर सनलाइट पड़ेगी तो यह O2 प्लस O एक नेक्ट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दो अणुओं में टूट जाती है। कैसे टूट रही है? ओजोन आपकी O2 और O में टूट रही है। अब ये O जो है दोबारा से क्या करेगा? दोबारा से O2 से क्रिया करके दोबारा से ये नेक्ड जो ऑक्सीजन है ओजोन बना लेगा। अब भैया जो है अल्ट्रावायलेट रेस कह रही है यार हमारी एनर्जी तो पूरी की पूरी खत्म हो जा रही है इस ओजोन को तोड़ने में, क्योंकि पहले O3 से हमने तोड़ा तुम्हें और तुमने दोबारा से भाई साहब नेक्ड ऑक्सीजन तुमने दोबारा से O2 से क्रिया करके ओजोन बना लिया, तो दोबारा से अल्ट्रावायलेट रेस क्या करेंगी? फिर से इस O3 को तोड़ने का काम करेंगी। तो बोलेंगी यूवी रेस तुम्हारा काम तो यही करने में निकल जाएगा, है ना, पूरी साइकिल यही चलेगी इस तरीके से। पहले O3 टूटी, O बनी, फिर ये O3 बनी, फिर O3 टूटती है, फिर O बनेगी। तो यही जो पूरी साइकिल है ना, यही साइकिल कहलाती है क्या? चापमैन साइकिल। ध्यान से समझना यहाँ पर, चापमैन साइकिल क्लियर हुआ। और अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, इनका भैया पूरा दिन इसी में निकल जाता है। तो ये पृथ्वी तक पहुंचेगी कैसे? जब इनका काम ही क्या हो गया, केवल चापमैन साइकिल को ही चलाओ वहां पर, तुम इतना ही काम करो। तो यही काम होता है इनका, किसका? अल्ट्रावायलेट रेज का। इस तरीके से ही ओजोन उसे बिजी रखती हैं, है ना। अब बोले ओजोन की ये जो परत है, ओजोन की ये जो मोटाई है, ये मोटाई क्या हो रही है भैया? ये मोटाई कम हो रही है। और इस मोटाई को किसमें नापते हैं? ध्यान से समझना, इस मोटाई को डाप्सन में नापते हैं, ठीक है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो इस ओजोन की जो मोटाई को, जब समताप मंडल के निचले पार्ट में स्थित है, इस मोटाई को देखो डाप्सन में नापा गया। अब डाप्सन में इसको मापते थे, लेकिन कुछ समय के बाद, बात है ये 1970 की, 1970 में वैज्ञानिकों को पता चला कि यार ये जो मोटाई है 20 किलोमीटर में लगभग फैली हुई मोटाई, ये कम हो रही है। बोले ये मोटाई जो कम हो रही है ना, इससे वैज्ञानिक थोड़ा चिंतित हुए। अगर मोटाई कम होगी तो कम ओजोन को तोड़ना पड़ेगा, यानी कि ओजोन की मात्रा कम हो रही है। अब ओजोन को जब कम तोड़ना पड़ेगा, कुछ अल्ट्रावायलेट रेज फिर क्या करेंगी? पृथ्वी पे आने लगेंगी। समझ में आया? तो पृथ्वी पर आने लगेंगी तो जो निगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, वो सारे निगेटिव इंपैक्ट आपको पृथ्वी पर दिखाई देंगे। इसलिए टेंशन हुई थी वैज्ञानिकों को। अब ये जो ओजोन छिद्र बोला जाता है ना, ओजोन छिद्र कुछ नहीं, ऐसा होल जैसा कुछ नहीं है। क्या है फिर? डाब्सन की जो मोटाई है वो कम हो रही है, यानी कि ओजोन की जो मोटाई है समताप मंडल में, उसका कम होना ही कहलाता है ओजोन होल। क्लियर? तो ये देखो दोनों टर्म जो ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड आपके आते हैं, वो यहाँ क्लियर हो गए होंगे। अब बोले फिर इसको लेकर के क्या किया गया, है ना, इसको मैनेजमेंट के लिए इसके क्या प्रयास किया गया। अब ओजोन का डिप्लेशन हो तो रहा है, इसका फिर प्रयास कैसे किया गया, वैज्ञानिकों ने क्या खोजा, तो यहां समझते हैं कि वैज्ञानिकों ने क्या पाया। वैज्ञानिकों में सबसे पहले 1970 में देखो यह बात खोजी गई कि यार ये जो ओजोन की परत है, ये ओजोन की परत दुबली हो रही है ना, पतली हो रही है। अब समझो ये ओजोन की परत जो पतली हो रही है, इसके पीछे कारण क्या खोजा गया सर्वप्रथम? तो इसके पीछे जो कारण पाया गया, पोलर जो स्ट्रेटोस्फेरिक जो आपके क्लाउड होते हैं, पीएससी, है ना, जो देखो ट्रोपोस्फेयर है फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, तो स्ट्रेटोस्फेरिक जो क्लाउड्स होते हैं वो भी पोलर रीजन में। ध्यान से समझो, पोलर रीजन में मतलब यह विषुवत क्षेत्र है, और विषुवत क्षेत्र के नॉर्थ पोल में मैक्सिमम पॉपुलेशन कहां रहती है? बोले मैक्सिमम पॉपुलेशन तो आपकी नॉर्थ पोल में रहती है, लेकिन साउथ पोल में ही अंटार्कटिका का क्षेत्र है। अंटार्कटिका के ही क्षेत्र में आपका ऊपर समझना, जो समताप मंडल में स्थित बादल हैं, यहीं पर इस क्षेत्र में कुछ बादल बनते हैं, है ना, यहाँ बादल मौजूद रहते हैं। उन बादलों को ही बोला जाता है पीएससी, है ना, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। बोले यह पीएससी जो हैं, ये यहाँ पर सर्दियों में आ जाते हैं, कहां पर? बोले ध्रुवीय क्षेत्र में। समझ में आया? ये ध्रुवीय क्षेत्र में ये वैज्ञानिक अभी 1970 के दशक में देख रहे हैं कि आखिर ये मोटाई कम कैसे हो रही है, तो इसका अभी आकलन करेंगे। तो यहां समझो ये पीएससी क्लाउड जब यहां पर आ जाते हैं, और आने में ये अपने साथ रखते हैं सीएफसी गैस को, याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन छुपी होती है, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है, सूर्य की किरणें इस पीएफसी पर पड़ती हैं, और पीएफसी पर पड़ते ही यहां पर सीएफसी रिलीज हो जाती है। जैसे ही सीएफसी रिलीज होगी, तो सीएफसी जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होती है, तो ओजोन को डिप्लीट करने का काम करती है। अब ओजोन को डिप्लीट कैसे करती है, इसको समझ लो, है ना। ये सारी चीजें जो समझ लोगे, तो पीछे जो वैज्ञानिकों ने बात बोली इजीली समझ में आ जाएगी। हमने चापमैन साइकिल समझी, तो ओजोन से क्या हो रहा था? O2 प्लस O, ये टूट रहा था, ऐसी साइकिल बन रही थी पूरी। लेकिन ये सीएफसी क्या करेंगी? ये जो नेक्ड ऑक्सीजन दिख रहा है, इस नेक्ड ऑक्सीजन के साथ में ये सीएफसी क्रिया करेगी, और सीएफसी जो है ये क्रिया करके क्या बना लेगी भैया? ये बना लेती है ClO। कैसे ClO क्यों बनाती है? सीएफसी में मौजूद है क्लोरीन, क्लोरो, फ्लोरो, तो क्लोरीन का अणु और फ्लोरीन का अणु,
यहां क्लोरीन और फ्लोरीन में भी आपसे प्रश्न बनेगा कि इसमें से कौन सा अणु है जो ओजोन को डिप्लीट, ओजोन को क्षरण करने का काम करता है। तो देखो ओजोन डिप्लीशन में फ्लोरीन बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होता है, ठीक है, तो जिम्मेदार क्या होता है, क्लोरीन, क्योंकि यह क्लोरीन ही इस नेक्ड ऑक्सीजन से क्रिया करके ClO बनाता है। अब यही जो नेक्ड ऑक्सीजन था भैया, ये O2 से क्रिया करके ओजोन बना रहा था, लेकिन ये O तो बचा ही नहीं। जब O बचा ही नहीं तो भैया अब ओजोन और बनेगी नहीं, तो ओजोन जब कम हो जाएगी, ओजोन कम होने को ही बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन या ओजोन होल, तो उसके कारण ही आपका क्या हो जाएगा, जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो धरती तक आने लगेंगी। पूरी कहानी समझ गए, पूरी कहानी समझ में आई कि कैसे ओजोन का क्षरण हो रहा है, कैसे ओजोन देखो टूटती थी पहले O2 और O में, अब बोले क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो क्लोरीन अणु है ये उस नेक्ड ऑक्सीजन से क्रिया करके ClO बना लेगा। अब ClO बनाएगा तो O जो O2 से क्रिया करता था O3 ना बना करके अब क्या करेगा भैया, O2 घूमता रहेगा, O2 का कोई काम नहीं है, क्योंकि O3 जब तक नहीं होगा, ओजोन का 3 अणु नहीं होंगे, तब तक वो यूवी रेस को रोक नहीं पाएंगे। क्लियर, ये वैज्ञानिकों ने खोजा 1970 के दशक में। इस तरीके से उनको ओजोन की मोटाई के बारे में पता चला कि कैसे ये कम हो रही है। क्लियर, समझ में आया। अब बोले इसके मैनेजमेंट के लिए काम करना होगा, तो मैनेजमेंट के लिए सर्वप्रथम यहां पर देखो बैठते हैं 1985 में। 1985 में पहला सम्मेलन होता है वियना में। सारे प्रश्न बनते हैं, एक कहानी की तरह समझते चलना, तो ओजोन डिप्लीशन से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए एक भी गलत नहीं होंगे। देखो ये डिप्लीशन बढ़ रहा था, अब डिप्लीशन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बोले हाँ भाई, तो 1985 में यहाँ बैठते हैं, 70 में इन्होंने खोजा, फिर 85 में सारे देश बैठेंगे, जो कहलाता है वियना सम्मेलन। वियना कहाँ है भाई, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। तो वियना में सारे देश बैठते हैं और 1985 में एक कॉन्फ्रेंस होती है, सम्मेलन होता है, जहां बात आती है कि यार इस ओजोन डिप्लीशन को अगर रोका नहीं गया ना, तो आगे मानव जाति के लिए ही खतरा है, या जितने वनस्पतियां हैं या बायोडायवर्सिटी जितनी है उन सभी के लिए ये खतरा है। बोले हाँ यार सही बात है, खतरा तो है। तो इस पर चर्चा होती है और फिर ये लागू भी होता है कि सभी देशों को क्या करना चाहिए, अपने यहाँ पर ओजोन डिप्रेशन को रोकने का काम करना चाहिए। लेकिन अभी तक ना इस पर ज्यादा सीरियस नहीं लिया देशों ने। फिर 2 साल बाद ही 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। मॉन्ट्रियल कहां पर है, कनाडा में है, कई बार आ चुका है। क्यूबेक में ही एक शहर है मॉन्ट्रियल, और यही मॉन्ट्रियल में बैठकर जो सम्मेलन होता है वही कहलाता है मॉन्ट्रियल सम्मेलन। याद रखना, मॉन्ट्रियल जो सम्मेलन है बहुत पूछा जाता है, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये ओजोन के क्षरण को रोकने के लिए यह प्रोटोकॉल हुआ था। और इस प्रोटोकॉल में सारे देश बैठते हैं, और याद रखना ये नॉन बाइंडिंग है, यानी कि ये बाध्यकारी नहीं होता है। बाध्यकारी नहीं होते हुए भी, बाध्यकारी नहीं होते हुए भी लगभग जितने देश थे उस समय 197 देशों ने इसको रेटिफाई कर दिया। रेटिफाई का मतलब क्या है, यहाँ साइन नहीं बोला है, साइन करने के बाद रेटिफाई किया जाता है, कल वाले वीडियो में समझाया था। रेटिफाई का मतलब यह है कि साइन मतलब हम सहमत हो चुके हैं इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, जो भी बात रखी गई है ओजोन क्षरण को लेकर के, अब हम अपने यहाँ पर जाएंगे, इस पर कानून बनाएंगे, है ना। तो ये होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को रेटिफाई कर देना। तो लगभग सारे देशों ने इसको रेटिफाई कर दिया, और बड़ी मात्रा में देखो इस पर कार्रवाई भी की सभी देशों ने। आज हम अभी के समय में 2/3 से ज्यादा ओजोन के क्षरण को हम रोक सके हैं। ठीक है, जो क्षरण हो रहा है पीछे समझ में आया। क्षरण कैसे होता है, CFCs वगैरह जो आपकी कैसे निकलती हैं, रेफ्रिजरेटर से निकलती हैं, है ना, बाइक्स व्हीकल से बहुत सारी गैसें ऐसी निकलती हैं जो ओजोन डिप्लीशन का काम करती हैं। जैसे एक गैस और है यहां पर समझ लो, N2O। अब बोलोगे आप N2O जो है, क्या N2O भी भैया ओजोन क्षरण का काम करती है? बिल्कुल करती है। यहाँ क्यों अलग से बताया, ध्यान से सुनना। N2O इसलिए बताया गया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत यह जो N2O है ना, इसको जो है ये समझो रेगुलेट नहीं किया जाता है। जबकि नाइट्रस ऑक्साइड हमने पीछे पढ़ा था, ये नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस भी है ना, जिसे लॉफिंग गैस बोलते हैं। साथ ही ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है ओजोन का डिप्लीशन भी करती है, याद रखना। लेकिन ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत इसको रेगुलेट नहीं किया जाता है। बाकी सारी गैसें की जाती हैं, CFCs वगैरह की जाती है, लेकिन ये रेगुलेट नहीं की जाती है, इसलिए यहां पर बताया। अब आते हैं 87 में जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनता है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सबसे ठोस कदम क्या उठाया जाएगा, CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। वैज्ञानिकों ने पाया था कि भैया सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है ये, ओजोन को डिप्लीट करने का काम कौन सी गैस कर रही है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसको खत्म कर दिया जाएगा। इसकी जगह इसका अल्टरनेट कुछ तो देना पड़ेगा। इसका अल्टरनेट आया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इसमें से आप ध्यान से सुनो कि क्या हटाया जा रहा है, क्लोरीन हटाया जा रहा है, हाइड्रो जुड़ रहा है वहां पर। अब बोले CFC की जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आ रहा है। ठीक, अब ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के सामने एक नई चुनौती आ गई। पीछे पढ़ा था हमने जब क्लाइमेट चेंज, क्या पढ़ा था कि ये अपने आप में एक ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ये ग्रीन हाउस गैस का काम करने लगी। बोले ओजोन का जो डिप्लीशन नहीं करेगी, लेकिन हमारे वायुमंडल में तापमान बढ़ाने का काम करने लगा। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एक चुनौती बन गया। अब एक चुनौती बन गया
तो लोगों ने गाली देना शुरू किया। ठीक, याद करने के लिए बता रहा हूं, पहले वियना हुआ, फिर उसके बाद में मॉन्ट्रियल हुआ, और जैसे ही सीएफसी को प्रतिबंधित किया गया और जैसे ही एचएफसी लाया गया, एचएफसी लाने के बाद टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देगा, और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ही ये ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण बन जाएगी ये गैस। अब लोगों ने गाली देना शुरू किया, तो यहीं पर बैठकर होगा किगाली समझौता। ठीक है, जब लोगों ने गाली देना शुरू किया तो फिर किगाली समझौता 2016 में होता है। इसको थोड़ा साफ करते हैं और फिर किगाली समझौता को अच्छे से करते हैं। ठीक, मॉन्ट्रियल तक समझ लिया। 1987 में जब सारे देश बैठेंगे तो मॉन्ट्रियल समझौता होता है। मॉन्ट्रियल समझौते में क्या किया जाता है? बोले मॉन्ट्रियल समझौते में कुछ नहीं, सीएफसी को प्रतिबंधित किया जाएगा, उसकी जगह पर एचएफसी आएगा। एचएफसी एक नई चुनौती बन जाएगा कि वो एक ग्लोबल वार्मिंग का काम करने लगेगा। ठीक है, एक ग्लोबल वार्मिंग गैस बन जाएगा। अब देखते हैं भैया, जब किगाली, लोगों ने गाली दी तो फिर किगाली समझौता हुआ। किगाली 2016 में है, तो किगाली समझौता कुछ और नहीं है, मॉन्ट्रियल में ही जो बातें की गई थी उसको एक तरीके से अमेंड करने के लिए, उसमें सुधार करते हुए जो समझौता हुआ है वो 2016 में किगाली का समझौता हुआ है। इस समझौते में देखो 3 बातें की गई। पहले तो ये बोला गया यार देखो, एचएफसी जो है ना, एचएफसी को हम धीरे धीरे इसको भी कम करेंगे, प्रतिबंधित करेंगे, जैसे सीएफसी खत्म किया है इसको भी धीरे धीरे करके एचएफसी को भी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी खत्म करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? 3 कैटेगरी बनाई यहाँ पर, किगाली समझौते में 3 कैटेगरी बनाई गई। एक आपकी डेवलप्ड कंट्री के लिए, और दूसरी आपकी बनी जो इकोनॉमी इन ट्रांजिशन है, तीसरी आपकी देखो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ठीक है, ध्यान से सुनना, 3 कैटेगरी बनाई गई। पहली डेवलप्ड, जो विकसित हो चुके हैं, इनको बोला गया कैसे आप एचएफसी को जो एमिट करना है, जो एमिशन है, इसका कम कैसे करोगे। दूसरा इकोनॉमी इन ट्रांजिशन है, आप कैसे करोगे, और जो डेवलपिंग है, जो अभी डेवलपिंग स्थिति में है, वो कैसे कम करेंगे। तो सभी के लिए जो प्रोविजन किए जाएंगे, आप कॉमन सेंस लगाकर बताओ, जो डेवलप्ड वाले हैं इनको टाइम सबसे कम दिया जाएगा, और जो इकोनॉमी इन ट्रांजिशन है, डेवलप्ड से ज्यादा समय मिलेगा, लेकिन डेवलपिंग से इनको कम समय मिलेगा। कितना समय मिला ये समझते हैं। सबसे पहले देखो, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए जो लागू हो जाएगा 2019 से, ये बोला गया कि आपके लिए 2019 से ये किगाली समझौता जो है ये लागू हो जाएगा, आपको 2019 से इंप्लीमेंट कर देना है। बोले, इन्होंने पूछा क्या करना है? देखो, आपको ये करना है कि 2036 तक, 2036 तक आपको क्या करना है, 15% एचएफसी जो है वो कम कर देनी है। ठीक, ध्यान रखना, 2036 तक आपको क्या करना है, 15% तक एचएफसी कम करनी है। किगाली एग्रीमेंट ये 2019 से लागू हो जाएगा। 2016 में आ रहा है किगाली एग्रीमेंट। ठीक है, सभी देशों के बीच जो समझौता होता है। तीसरी बात बोली गई, बेस ईयर, आधार किस वर्ष का? भैया 15% हम कौन से वर्ष को आधार बना के? बोले 2012 के वर्ष को आधार बना के। यानी कि अब ध्यान से सुनना, डेवलप्ड कंट्रीज को बोला गया कि आप 2012 के बेस ईयर पर, यानी कि 2012 में आप एचएफसी का जितना एमिशन करते थे ना, अब 2036 में हमें दिखाई देना चाहिए कि आपने 2012 से अगर हम तुलना करें तो 15% तक एचएफसी का एमिशन कम कर दिया है। समझ में आया? बोले हाँ, आ गया। अब फिर इकोनॉमी इन ट्रांजिशन, इनसे बोला गया चलो तुमको हम थोड़ा समय देते हैं अभी। ठीक, कितना? बोले तुम्हारे यहाँ ये लागू होगा 2024 में, 5 साल और मौज करो तुम, 5 साल और तुम एमिट करो एचएफसी को। ठीक है, बोले 2024 से। बोले कितना, हमें कितना करना होगा? बोले देखो, तुम्हें 2045 तक, इनको टाइमलाइन दिया गया 2045 का, बोले तुम्हें 2045 तक मौका देते हैं और 20% एचएफसी कम करना है। कितना? 20%। बोले उन्हें तो 15%, हमें 20%। बोले हाँ, तो तुम भाई कमजोर भी तो हो थोड़ा। बोले ठीक है, 2045 तक 20% आपको कम करना है। और बोले हमारा बेस ईयर क्या होगा? बोले तुम्हारा बेस ईयर होगा 2021 का। ठीक है, सारे प्रश्न देखो बनाए जाते हैं, यहां से ध्यान से समझना। तो किगाली समझौते में डेवलप्ड कंट्रीज को बोला गया 2019 से लागू हो जाएगा तुम्हारे यहाँ, और 2012 के बेस ईयर पर आपको 2036 तक 15% ही आपको एचएफसी कम करना है। और वही इकोनॉमी इन ट्रांजिशन को बोला गया कि देखो तुम्हारे यहाँ 2024 से लागू होगा, लेकिन तुम 2021 के बेस के आधार पे, यानी कि तुम जितना 2021 में एमिशन करते थे ना एचएफसी का, उसकी तुलना में 20% 2045 तक कम हो जाना चाहिए। समझ में आया? बोले हाँ ठीक, आ गया। अब डेवलपिंग वाले देख रहे थे, करते हमें तो थोड़ा यार और मौका मिलेगा, और मिला भी। इन्हें बोला गया कि तुम्हारे यहाँ 2028 से लागू होगा। ठीक है, बोला तुम्हारे यहाँ 2028 से लागू होगा, लेकिन ध्यान रखना तुम 2047 तक कितना कम करोगे? बोले 15%। और बेस ईयर क्या है? बोले बेस ईयर रहेगा 2026 का। ठीक, देखो 2026 के आधार पे 2026 तक तुम बिल्कुल रिलैक्स रहो। बोले अच्छा, फिर क्या करना है? फिर तुम धीरे धीरे कम करना शुरू कर दो, और 2047 आते आते जितना 2026 में कर रहे थे ना, उससे तुम कम से कम 15%, यानी कि उससे 15% तुम्हारा एमिशन कम होना चाहिए एचएफसी का। तो ये सारे देखो मानक जो पैरामीटर हैं डिसाइड किए गए किगाली समझौते में। किगाली में बोला गया ना कि हम धीरे धीरे करके क्या करेंगे, एचएफसी का एमिशन कम करेंगे, क्योंकि हम भैया सीएफसी की जगह एचएफसी लाए थे, और एचएफसी एक नई समस्या को जन्म दे रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को, जो कारण बन रहा है क्लाइमेट चेंज का, है ना। इसीलिए जो एचएफसी है, एक प्रश्न बनता है, एचएफसी को रेगुलेट किया जाता है क्योटो प्रोटोकॉल के तहत, और वहीं जो आपका सीएफसी था वो रेगुलेट होता था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। समझ में आया?
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत नाइट्रस ऑक्साइड को नहीं किया जाता है, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग गैस के साथ साथ आपका ग्रीन हाउस गैस के साथ साथ आपका यहाँ पर ओजोन क्षरण का भी काम करता है। तो यहाँ देखो एक लिख लेना साइड में, नाइट्रस ऑक्साइड इसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। और दूसरा क्या है, यहाँ पर जो HFC है इसको रेगुलेट किया जाता है क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। क्लियर? तो ओजोन डिप्लीशन को लेकर के इसके कन्वेंशन जो सम्मेलन हुए, जो वियना हुआ, मॉन्ट्रियल हुआ और किगाली हुआ, तीन ही महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए, तीनों क्लियर हो गए होंगे। ओजोन का जो क्षरण है कैसे होता है, ओजोन कैसे रोकती है अल्ट्रावायलेट रेज को, ये सारे पॉइंट्स याद हो गए होंगे आपको, वर्ष सहित आपको याद हुए होंगे। चैपमैन साइकिल क्या होता है सब कोशिश की गई है बहुत आसान शब्दों में उसके कारणों को बताते हुए आपको याद करा दिया जाए। अब देखो अगर ओजोन डिप्लीशन मजा आ गई है समझने में तो बढ़िया है, कमेंट करो और बताओ फिर ओजोन जो डिप्लीशन है वो समझ में आया कि नहीं आया। आगे शुरू करते हैं, दूसरा टॉपिक था आपका पोल्यूशन का। अब पोल्यूशन में जो ज्यादातर प्रश्न अपने आते हैं ना, वो प्रश्न मैक्सिमम पूछे जाते हैं देखो एयर पोल्यूशन से या फिर वाटर पोल्यूशन से। ठीक है, तो पोल्यूशन से प्रश्न जो बनेंगे वाटर पोल्यूशन से बनेंगे या एयर पोल्यूशन से बनेंगे। होता क्या है भैया, कोई भी अवांछनीय जो तत्व चाहे आपके जल में हो, चाहे वायु में हो, चाहे ध्वनि में हो, जैसे भी हो, वो अवांछनीय मतलब जिन्हें आप नहीं चाहते हो, अनवांटेड जो आपके तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो अगर आ जाते हैं आपके, है ना, चाहे वायु में आ जाए चाहे जल में आ जाए, तो वही आपका क्या हो जाता है, वो आपके लिए पोल्यूशन का काम करते हैं, लिए आपके लिए निगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, हार्मफुल होते हैं, वही पोल्यूशन होते हैं। और इसको पोल्यूशन को जो जिसके कारण होता है, जिन कारणों से पोल्यूशन होता है उसे बोलते हैं पोल्यूटेंट या प्रदूषक। क्या बोलते हैं, पोल्यूटेंट बोलते हैं। तो प्रश्न जो बनता है ना आपसे इन पोल्यूटेंट पर ही बनता है। ध्यान से समझो क्या क्या क्वेश्चन बनता है। देखो पोल्यूटेंट जो होते हैं दो तरीके से हो सकते हैं आपके। पहला हो सकता है या तो प्राइमरी पोल्यूटेंट होंगे या फिर सेकेंडरी पोल्यूटेंट होंगे। अब आपको यहां समझ में आना चाहिए प्राथमिक प्रदूषक या द्वितीयक प्रदूषक क्या क्या होता है। सीधे हम उन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो प्रीलिम्स में अपने जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, किसी भी टर्म पर क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्लियर करेंगे यहाँ पर, और जो भी फैक्ट यहाँ से रिलेटेड आते हैं सब हो जाएगा तैयार। टेंशन नहीं लेना है, पूरा रिवीजन होगा एनवायरमेंट में, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। अब देखो प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होता है। प्राइमरी पोल्यूटेंट सीधा जो सोर्सेज से हमें प्राप्त होते हैं, जिस तरीके से जहां हमें सोर्सेज से सीधे जो दिखाई देते हैं ना, वही आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं। जैसे जैसे देखो कोई सोर्स है, ठीक है, उस सोर्स से कोई भी अगर आपका पोल्यूटेंट कोई प्रदूषक निकल रहा है एटमॉस्फेयर में और वैसे ही हमें दिखाई दे रहा है। एग्जांपल लेते हैं, आप जैसे कोयला को जलाते हो, बोले हाँ फॉसिल फ्यूल को जलाते हो, तो फॉसिल फ्यूल को जलाने से आपका एटमॉस्फेयर में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। और फॉसिल फ्यूल का जब दहन पूरी तरीके से नहीं होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है कि नहीं। उद्योगों में जब आपका दहन होता है तो वहां पर सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं भैया, ये सारे के सारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं। ध्यान से समझना यहाँ पर। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ये सब क्या है, ये सब जिस सोर्स से आते हैं, जिस सोर्स से दहन होकर के सीधे एटमॉस्फेयर में जैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे के तैसे ही दिखाई दे रहे हैं, वो आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। समझ में आया, जो सोर्स से जैसे निकलता है वैसे एटमॉस्फेयर में अगर दिखाई देता है तो वो सब प्राथमिक पॉल्यूटेंट होते हैं। अब बोले प्राथमिक पॉल्यूटेंट समझ में आ गया, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है। देखो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट समझो जो हमें प्राइमरी पॉल्यूटेंट से प्राप्त होता है, यानी कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट किसी भी एक तत्व से क्रिया करेगा और हमें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट मिलेगा, ये सीधे सीधे नहीं मिलते हैं। एग्जाम्पल है कोई, बोले है, यहाँ एग्जाम्पल है आपका पैन। ठीक है, ध्यान से समझना, पैन आपका यहाँ पर एसिटिलेट जो नाइट्रेट होता है, एसिटिल नाइट्रेट, तो ये आपका क्या होता है, ये पैन जो है सेकेंडरी आपका पॉल्यूटेंट होता है। दूसरा ओजोन है, ओजोन कहां से आ गया, देखो ध्यान से समझो यहाँ पर, ओजोन जो होता है ये ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल में जो ओजोन पाई जा रही है इसकी बात की जा रही है। ये क्षोभ मंडल में जो ओजोन होती है ये आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है। ध्यान से समझना, ये ग्रीन हाउस गैस होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है ये यूवी रेस को रोकने का काम करती है। जगह बदल गई, ओजोन का काम बदल गया, तो ये निम्न स्तरीय ओजोन बोला जाता है। इसको समझना ध्यान से, ये निम्न स्तरीय ओजोन जो होती है ये पोल्यूटेंट का काम करती है। तो इसीलिए जो ओजोन है आपका, पैन है आपका, ये सारे के सारे क्या होते हैं भैया, डीडीटी आपका, सॉरी डीडीटी तो इधर ही रहता है क्योंकि डीडीटी सीधा प्राइमरी पोल्यूटेंट में आता है। पैम हो जाता है आपका O3 हो जाता है, स्मॉग हो जाता है, और क्या हो सकता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट, स्मॉग। स्मॉग किससे मिलके बनता है, स्मोक प्लस फॉग से मिलके बनता है। ठीक है, अब देखो सल्फर जो SO2 है, ये SO2 तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। अब SO2 अगर ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा तो आपका SO3 बनाएगा, तो समझे ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो SO3 बनाता है, और SO3 क्या हो जाएगा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो जाएगा। समझ में आया, SO3 क्या हो जाएगा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो जाएगा। वैसे ही देखो ओजोन जो है आपका, ये भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है, ये देखो जब NO बनाएगा, ये जब टूटता है तो NO और ये नेक्ड ऑक्सीजन से और प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, याद करना
NO2 क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट है, तो NO2 जब टूटता है तो NO प्लस एक नेक्ट ऑक्सीजन बनता है, ये नेक्ट ऑक्सीजन ही आपका ट्रोपोस्फेयर में O2 से क्रिया करके ओजोन बना लेता है। तो ये सारी घटनाएं कहां हो रही हैं, बोले क्षोभ मंडल में हो रही हैं। तो क्षोभ मंडल में यह द्वितीयक पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट आपका ओजोन प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सीधा ओजोन नहीं बनना है। पहले प्राइमरी पोल्यूटेंट से क्या हो रहा है, प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये NO प्लस O में टूट रहा है, और फिर ये नेक्ड जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन से O2 से, एटमॉस्फेयर की O2 से क्रिया करके ओजोन बना रहा है। तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट के रूप में यहां मौजूद है ओजोन। क्लियर हो गया होगा प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होता है और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है। ठीक है भैया, अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो अब देखते हैं अगला है एयर पॉल्यूशन। देखो पॉल्यूशन के कई प्रकार हैं, आपका एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है। सबसे ज्यादा अगर प्रश्न आपसे कहीं से भी बनेंगे तो वो एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन से ही मैक्सिमम देखो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, वायु में ही कोई अवांछनीय अनवांटेड अगर एलिमेंट्स आ जाते हैं तो आपके लिए एयर पॉल्यूशन हो जाता है, यानी कि वही जो वायु हो जाती है प्रदूषित होती है, फिर वायु मानव के लिए, चाहे किसी भी वनस्पति के लिए, चाहे जंतुओं के लिए हानिकारक होती है, किसी भी तरीके से वो हानि पहुंचा सकती है। जैसे उसको शारीरिक कोई रोग हो सकता है, मानसिक रोग हो सकता है, वहां की बायोडाइवर्सिटी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारी देखो मेंस की चीजें होती हैं। यहाँ हमें प्रीलिम्स को फोकस करना है, और प्रीलिम्स पर फोकस रखते हुए ही जो तथ्य होते हैं, तथ्यात्मक जानकारी को समझते हुए सारी रिवाइज कर लेनी है। अब एयर पॉल्यूशन हमने समझ लिया आखिर क्या होता है, यहाँ बात करेंगे इसके रीजन क्या होते हैं, है ना। इसके पीछे के रीजन को समझो एयर पॉल्यूशन के। तो कहने का मतलब है पॉल्यूटेंट को समझो। एयर को जो पॉल्यूट करते हैं वो पॉल्यूटेंट दो तरीके से आपको दिखाई देते हैं, या तो वो सॉलिड स्थिति में दिखाई देंगे या गैसियस स्थिति में दिखाई देंगे। क्वेश्चंस ज्यादातर देखो यहीं से आते हैं। कैसे, पहला होता है आपका पार्टिकुलेट मैटर। अब पार्टिकुलेट मैटर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ दो आपको पार्टिकुलेट मैटर दिखाई देते हैं जो बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। पहला PM2.5, दूसरा होता है PM10। ठीक है, ज्यादातर अगर रेगुलेट भी किया जाता है तो इन्हें ही किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि यहां समझो, क्योंकि ये जो है आपके सस्पेंसिव जो है क्या कहलाते हैं, पार्टिकुलेट मैटर कहलाते हैं, जिसमें PM10 जो है आपका सस्पेंसिव पार्टिकुलेट मैटर होता है, और PM2.5 जो है ये रेस्पिरेटरी सस्पेंसिव पार्टिकुलेट मैटर होता है। देखो धूल के जो कण होते हैं, ऐसे समझना, गाड़ी कहीं से रोड से निकलती बहुत तेजी से ले जाते हो तो वहां धूल उड़ती है। कुछ धूल के कण जो भारी होते हैं वो तो जमीन पे बैठ जाते हैं, कुछ धूल के कण जो हल्के होते हैं, बोले तो जो माइक्रोमीटर में होते हैं। अब एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, एक माइक्रोमीटर जो है 10⁻⁻⁶ मीटर के, यानी कि 10 लाखवें हिस्से के, मीटर के 10 लाखवें हिस्से के बराबर होता है एक माइक्रोमीटर। बोले PM2.5, 2.5 माइक्रोमीटर जिन धूल कणों की मोटाई होती है, जो धूलकण 2.5 माइक्रोमीटर के होते हैं वो आपके कहलाते हैं PM2.5, और जो धूलकण 10 माइक्रोमीटर के होते हैं वो आपके कहलाते हैं PM10। क्लियर हुआ, तो ये धूल के कण क्या होंगे, हल्के होंगे बहुत, इतनी कम जब मोटाई है इनकी तो इतने हल्के होते हैं, हवा में रहते हैं। अब 2.5 तो ऐसे होते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप जब सांस लोगे तो सांस में आपके अंदर जाएंगे, ठीक है, और फिर लंग्स को, आपके फेफड़ों को बुरी तरीके से प्रभावित करेंगे और लंग कैंसर तक का खतरा होता है, इसलिए इनको रेगुलेट किया जाता है। समझ में आया। तो पीएम जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, इस पार्टिकुलेट मैटर को क्यों रेगुलेट करने की आवश्यकता है और कैसे ये नुकसान, पहले तो हम देख रहे हैं किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण है आपका फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश कहां पर होता है इसको समझते हैं। देखो भैया ये इंडस्ट्री है आपकी, ठीक है, इस इंडस्ट्री से भैया, इस इंडस्ट्री में क्या जलाया जा रहा है, कोयला। फाजुल फिल्म में ज्यादातर तो थर्मल पावर प्लांट ही है। अब थर्मल पावर प्लांट में क्या जलाते हैं हम, कोयला जलाते हैं। अब कोयला जला करके एग्जॉस्ट के रूप में क्या होता है, एग्जॉस्ट लगा होता है। जब भी हम कहीं भी इंडस्ट्री देखोगे तो वहां पर क्या होता है, एग्जॉस्ट वगैरह लगा दिए जाते हैं, ताकि कोयला जो जलाया जा रहा है, कोयला जला करके यहाँ प्रेसिपिटेटर जो लगाए जाते हैं, देखो प्रेसिपिटेटर लगा करके इस पूरे के पूरे ऐश को क्या किया जाता है, जमा कर लिया जाता है, फ्लाई ऐश को। तो इस पूरे के पूरे भाग को जो भी जमा कर लेंगे, धूल जो उड़ती है इस धूल को हम जमा कर लेते हैं। और जो जमा करने के बाद भी कुछ धूल अगर तेज तूफान वगैरह आता है, आसपास के क्षेत्रों में अगर उड़ जाती है, तो उड़ने के साथ ही फ्लाई ऐश में बहुत से हानिकारक तत्व भी पड़े होते हैं, जैसे फास्फोरस, कैडमियम, ये सारी जो भारी धातुएं होती है ना, ये सारी धातुएं यहाँ पर मिलती हैं आपको, है ना, जब फ्लाई ऐश में, तो ये आपके शरीर में जाएंगी। जब ये फ्लाई ऐश उड़ेगी आसपास के क्षेत्रों में तो इंसान सांस लेगा, या वहां का जीव जंतु सांस लेगा, तो उसके माध्यम से उसके शरीर में जाएगी और फिर ये नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगी, लंग्स कैंसर जैसी जो समस्या है यहां पर भी देखने को मिलेगी। तो फ्लाई ऐश किस तरह से प्रभावित करती है ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं भैया,
और देखो इस फ्लाई एश को लेकर के रेगुलेट करने के लिए लगातार सरकार क्या करती है, सरकार कहती है यार ये जो फ्लाई एश पड़ी हुई है ना तुम्हारे यहाँ इंडस्ट्री के आसपास जो तुमने कलेक्ट कर रखी है प्रेसिपिटेटर लगा के, तो इसको क्या करो ईंटों वगैरह में निर्माण कर लो, ईंट वगैरह बनाने में निर्माण कर लो, घरों वगैरह में कहीं पर डंपिंग वगैरह कर दो इसको, है ना, जमीन में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आप इसका फ्लाई एश का यूज कर सकते हो। तो हालांकि इस पर प्रयास तो किए जाते हैं। डस्ट वगैरह है, पॉलन है, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं जो एयर पॉल्यूटेंट होते हैं। क्लियर, समझ में आया। अभी एयर पॉल्यूशन को हम समझ रहे हैं कि एयर पॉल्यूशन के लिए जो हमारे प्रदूषक हैं, पॉल्यूटेंट हैं, वो कैसे वायु को प्रदूषित करते हैं और किस तरीके से ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। अगले है गैसियस। अब गैसियस में सबसे पहले आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है यहीं पर समझ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी आप फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल को एग्जांपल समझा करो, कोयला, कोयला आप जलाते हो तो कौन सी गैस रिलीज होती है, तो बोले कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जब सीमित मात्रा रहेगी तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो जरूरत से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपने दहन करना शुरू कर दिया, जलाना शुरू कर दिया, तो फिर वो आपके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो यह आपकी गैसियस पॉल्यूटेंट है। जहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहती है, जहां देखिए जंगल वगैरह पेड़ वगैरह बहुत ज्यादा अगर जला दिए जाते हैं तो वहां CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। मनुष्य लेता क्या है, ऑक्सीजन लेता है, लेकिन फिर CO2 जाने लगता है क्योंकि हम रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को, तो वो आपके फेफड़ों के लिए भी क्या होती है, हानिकारक होती है। दूसरी कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है इसको समझो एक एग्जांपल से। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे नुकसान करता है, पहली बात तो कैसे बनता है, तो वही आपका फॉसिल फ्यूल या कोई भी फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल है, डीजल है या कोयला है, इसका अगर अपूर्ण दहन होगा, अपूर्ण दहन का मतलब क्या है, ये पूरी तरीके से अगर नहीं जला, पूरी तरीके से नहीं जला बोले तो देखो आप सिगरेट वगैरह जब भी देखते होगे तो वहां पर भी अपूर्ण दहन होता है। ठीक, अपूर्ण दहन जब होता है तो उस स्थिति में कार्बन ऑक्सीजन के दो अणु नहीं, एक अणु केवल रखेगा। जब एक अणु रखेगा तो कार्बन को जलाने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन करता है, और ऑक्सीजन का यहाँ एक ही अणु है, इसलिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। गाड़ी वगैरह में देखते होगे जब धुआं बहुत ज्यादा निकलता है तो कहने का मतलब है वहां पे कार्बन का पूरा दहन नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है ना, तो ये मानव के शरीर में अगर पहुंच गया, तो मानव के शरीर में पहुंचने के साथ ही ये क्या करता है, ये भैया ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। ऑक्सीजन की मात्रा को कम करेगा, चूंकि यहाँ समझो फेफड़ों वगैरह में क्या होता, क्या है, जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है ना, और ऑक्सीजन से क्रिया ना करके ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करना शुरू कर देगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, समझना ध्यान से, ऑक्सीजन की तुलना में हाईली रिएक्टिव होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड मानव के शरीर में पहुंचेगा तो मनुष्य के शरीर में क्या होगा भैया, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, और कमी होने के साथ फिर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। समझ में आया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये कैसे बनते हैं ये समझ में आया, और कैसे ये मानव के लिए खतरा है, या मानव के लिए, या जंतुओं के लिए, वनस्पति कैसे खतरा है ये समझ में आ गया। सल्फर के ऑक्साइड देखो, सल्फर के ऑक्साइड कहां से, इंडस्ट्रीज वगैरह से हमने देखा कि यहां से देखो सल्फर के ऑक्साइड भी रिलीज होते हैं, और यहां से नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी रिलीज होते हैं। ठीक, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को थोड़ा डिटेल से समझेंगे। सल्फर के ऑक्साइड अभी हम एसिड रेन जब पढ़ेंगे तो एसिड रेन को और अच्छे से समझ लेंगे कि जब सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपके ये H2O से जब क्रिया कर लेते हैं तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं जो एसिड रेन का काम करेगी। यहीं से जुड़ा हुआ टॉपिक है, कुछ अलग नहीं है। अगर आपने यहाँ पर एयर पॉल्यूटेंट को समझ लिया, बहुत सारे टॉपिक यहाँ से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड हमने समझा कि देखो इंडस्ट्रीज वगैरह से निकलते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है यहाँ NOx लिखा हुआ है, N2X नहीं लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। N2X हमने कहां पर पढ़ा था, ग्रीन हाउस गैसेस में पढ़ा था। N2X जो है नाइट्रस ऑक्साइड, जो लॉफिंग गैस बोलते हैं, वो आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात की जा रही है। तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड देखो क्या क्या करता है, एक तो हम पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO और O में टूटेगा, यही नेक्ड O जो है O2 से, वायुमंडल के O2 से क्रिया करेगा और ओजोन बना देगा। तो भैया एक नया सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना देता है, कौन, NO2 है यहाँ पर, सॉरी N2O लिख दिया है, देखो NO2 जो है NO में टूटेगा और आपका क्या करेगा, एक नेक्ड ऑक्सीजन बनाएगा और नया सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना देगा। ये तो हम देख चुके हैं पीछे। और क्या काम करता है, देखो यही NO2 जो है अगर हाइड्रोकार्बन से क्रिया कर लेगा तो पैन बना देगा। ठीक है, पैन हमने पढ़ा, ये भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ठीक, तो पैन का निर्माण भी आपका किसके द्वारा हो रहा है, NO2 के द्वारा हो रहा है। O3 का निर्माण भी किसके द्वारा हो रहा है, देखो NO2 का ही उसमें कंट्रीब्यूशन है। ध्यान से समझना, प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, लेकिन प्राइमरी पॉल्यूटेंट कितना खतरनाक है कि दो दो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना दिए। अब यही, इसी को ही देखो एक और चीज समझते हैं, स्मोक जानते हो। ठीक, एक सेकंड, स्मोक जो होता है, स्मोक यदि सनलाइट में क्रिया करता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश में क्रिया करके क्या बना देता है, फोटोकेमिकल स्मोक बना देता है। ठीक, TCS, फोटोकेमिकल स्मोक बनाता है, और ये स्मोक ही कहलाते हैं क्या, ब्राउन हेज, भूरे बादल, भूरे भूरे बादल जो होते हैं ब्राउन हेज के रूप में जाने जाते हैं। कौन, फोटोकेमिकल स्मोक। ये क्यों बताया गया, देखो जो शहरी क्षेत्र होते हैं, शहरी क्षेत्रों में आपने देखा होगा ऊपर आसमान में कुछ आपको ब्राउन हेज, जो भूरे बादल बोले जाते हैं, वो दिखाई देते हैं। होते क्या है बेसिकली,
ये देखिए स्मोक से ही प्राप्त होते हैं। और स्मोक क्या है? स्मोक अपने आप में सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। जो स्मोक, धुआं और फॉग, कोहरे से, धुएं और कोहरे से मिलकर के जो बनता है वो आपका कहलाता है स्मोग। और स्मोग ही सूर्य के प्रकाश में अगर क्रिया कर लेता है तो वो आपका फोटोकेमिकल स्मोक कहलाता है, जिसे ब्राउन हेज बोला जाता है। यहां से भी देखो प्रश्न पूछा जाता है आपसे। और वहीं अभी हम NO, देखो नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, NOx की, तो ये जब H2O से क्रिया करेगा तो HNO3, हम एसिड रेन में इसको पढ़ेंगे अच्छे से। तो NOx को इतना अच्छे से इसलिए बताया क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्साइड ना, एक तो आपसे देखो ओजोन का कैसे ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना रहा है, दूसरा हमने यहां पर समझा कि यही नाइट्रोजन का ऑक्साइड एक और पैन जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, हाइड्रोकार्बन से अगर यही NOx NO2 क्रिया कर लेता है तो पैन का निर्माण करता है। क्लियर? तो दो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में इसका योगदान है, इसलिए इसको पढ़ा, रुककर पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। अब हमने यहाँ पर पॉल्यूटेंट देख लिए, सारे पॉल्यूटेंट समझ लिए कि जो पीएम पार्टिकल्स होते हैं यानी कि पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, जिसमें PM2.5, PM10, इसको रेगुलेट करने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि भैया ये जब इंसान सांस लेता है तो सांस के थ्रू उसके लंग्स में जाते हैं और फिर वहां लंग कैंसर होने का खतरा रहता है। फ्लाई एश समझा? फ्लाई एश देखो जो इंडस्ट्रीज से जो राख उड़ती है, धूल, जो समझो धूल जो होती है, जो राख उड़ती है, अगर उड़ गई, उड़ने के बाद आसपास के क्षेत्रों में उसके लंग्स में जाएगी तब दिक्कत होगी। ठीक? और डस्ट और पॉलन भी उसी तरीके से है। जो ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ये सारे क्या है? सॉलिड में है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। और इधर साइड में जो गैसियस पार्टिकल्स हैं आपके, इनको हमने समझ लिया। अब क्या करेंगे भैया? जब इतनी दिक्कत है, इतने पॉल्यूटेंट हैं, इसको मैनेज करने के लिए, एयर पॉल्यूशन को, इस वायु प्रदूषण को मैनेज करने के लिए प्रयास किए गए हैं। बोले बिल्कुल किए गए हैं। दो तरीके से देखो यहाँ प्रयास किए जाते हैं। पहला जो प्रयास किया जाता है वो कंट्रोल मेजर का, कंट्रोल मेजर मतलब ये कंट्रोल कैसे किया जाए इन पे। दूसरा जो प्रयास होता है पॉलिसी लेवल पे है, मतलब कोई कानून वगैरह है क्या, कोई आपका बोर्ड वगैरह है क्या, कोई संगठन वगैरह है क्या जो बनाया है आपने इसको कंट्रोल करने के लिए। तो दो तरीके से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पहला समझते हैं कंट्रोल मेजर को। कंट्रोल मेजर में पहले बात की जाती है कि मॉडिफाई कर दो आप उस इक्विपमेंट को, और इस मॉडिफिकेशन को आपको समझना है तो आपको स्टार सिस्टम से समझना पड़ेगा। आपने बहुत सारे इक्विपमेंट देखोगे, कोई 3 स्टार एसी होती है, कोई 5 स्टार एसी होती है, तो इसका मतलब क्या है? इसको मॉडिफाई कर दिया है, ये कम से कम क्या करेगी? इन एयर पॉल्यूटेंट्स को रिलीज करेगी, एमिट करेगी। तो यही होता है एक तरीका। देखो किसी तरीके से हमें तो एयर पॉल्यूशन कम करना है, अभी हम उसको समझ रहे हैं। पहला है कंट्रोल मेजर, हमने समझा कि मॉडिफिकेशन कर दो इक्विपमेंट का। दूसरा है मॉडिफिकेशन कर दो प्रोसेस का। इसको एग्जांपल से समझो, जैसे कोयले का यूज कर रहे हो थर्मल पावर प्लांट में, बोले हाँ, तो इस कोयले को धुल लो अच्छे से, तो इसके ऊपर जो बहुत सारी अशुद्धियां होती है ना, आप धुल लोगे जब बढ़िया से, तो ये अशुद्धियां जब जलाओगे ना, तो अशुद्धियां एनवायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में आपके रिलीज नहीं होंगी। तो इस तरीके से भी आप इसको क्या कर सकते हो? एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हो। तो आपको प्रोसेस को मॉडिफाई कर लेना है। दूसरा, तीसरा आता है रिप्लेस कर दो प्रोसेस को। रिप्लेस करने का क्या मतलब है भाई? रिप्लेस करने का मतलब है कि जो कोयले का प्रयोग कर रहे हो ना, आप कोयले का प्रयोग ही मत करो, फिर क्या करें? बोले देखो इसकी जगह आप क्या करो? सोलर एनर्जी का, सौर ऊर्जा का प्रयोग करो। अब अभी सौर ऊर्जा का इतने बड़े पैमाने पर हम उत्पादन नहीं कर पाए हैं, हम करेंगे। पंचामृत घोषणा पढ़ी थी कल, पंचामृत घोषणा में कहा गया था 2030 तक हम 500 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से इसका उत्पादन करेंगे। भारत में जितनी ऊर्जा होगी 2030 तक 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से। तो यहीं पर जो प्रोसेस है वो रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोसेस का है कि भैया आप थर्मल पावर प्लांट में कोयला को ही रिप्लेस कर दो, कोयला से एनर्जी ना बना करके किससे बनाओ? सोलर एनर्जी का यूज करो। तो सीधी सी बात है, जो कोयला जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड या जितने और भी एयर पॉल्यूटेंट हैं ये रिलीज होते हैं, एमिट होते हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। समझ में आया? तो ये है कंट्रोल मेजर। अब बोले कंट्रोल मेजर तो हमने समझ लिया, लेकिन क्वेश्चन कहां से बनेगा? ज्यादा प्रश्न बनेगा पॉलिसी मेजर से। पॉलिसी मेजर में सबसे पहले आपको दिख रहा है CPCB। जो आपका CPCB है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है, सेंट्रल लेवल का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। ये कब आता है इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले कानून बनता है जल प्रदूषण प्रदूषण एवं नियंत्रण, या जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण, कुछ भी आप बोल दो। तो वाटर जो पोल्यूशन है, जल पोल्यूशन पर जो कानून बनाया गया, तो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 1974 में कानून बनता है। ठीक, ध्यान से सुनना, CPCB की कहानी पूरी समझ में आएगी। तो इसको लेकर के जो कानून बनता है, अब बोले इस कानून में जो बातें बोली गई, इनको अमल करने के लिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, संगठन होना चाहिए। बोले हाँ होना चाहिए, तो वही तो है CPCB। तो 1974 में ही इसकी स्थापना की जाती है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी कि इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाला बोर्ड, वो भी केंद्रीय स्तर पर। 1974 में इसका गठन किया गया। एक प्रश्न बनता है किस कानून के तहत? तो याद रखना, वाटर पोल्यूशन पर जो कानून बना था 1974 का, इस कानून के तहत ही इसकी स्थापना होती है। बात आई यहां पर भैया एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है,
तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो संगठन है, जिसे सारे अधिकार दिए गए हैं, यानी कि जो अमल कराएगा, जो व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, कि आपसे अगर बोला जाएगा कि आपके यहाँ पर CO2 का एमिशन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपकी इंडस्ट्री में, तो इसको रेगुलेट करने का, कोई अगर जुर्माना लगाना है, कोई कंपनी अगर कर रही है उससे ज्यादा, जितनी मैक्सिमम लिमिट है, तो ये सारा अधिकार किसको दिया गया? बोले ये सारा अधिकार ही CPCB को दिया गया। लेकिन अभी इसकी स्थापना तो वाटर पोल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है ना, उस एक्ट है, उसके तहत की जा रही है। तो लेकिन आगे 1981 में कानून बनेगा, ध्यान से सुनना, 1981 में कानून बनेगा एयर पॉल्यूशन पर, ठीक है, एयर पॉल्यूशन पर, वायु प्रदूषण एवं निवारक या वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण जो अधिनियम है, वो आपका 1981 में बनता है। वर्ष क्या है? 1981 का। तो CPCB को जो पावर्स हैं या उसको जो कार्य हैं, अभी तक केवल ये एक बोर्ड ही था, है ना, इसके पास कोई पावर वावर नहीं थी, केवल एक बोर्ड था। ये बोला गया चलो ऐसा एक संगठन होगा जो ये सारी बातों को अमल कराएगा, जो बातें बोली जाएंगी कानून के तहत, ठीक है। अब बोले इसको जो पावर दी गई, वो पावर किस कानून के तहत दी गई? तो वो पावर जो है वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत दी गई, जो है 1981 का अधिनियम। ध्यान से सुनना, सारी बातें, हर चीज एग्जाम में पूछी जाती है। तो 1974 के कानून के तहत CPCB बना तो दिया, अब बोले इसको पावर वगैरह कैसे दी गई? तो पावर जो दी गई वो वायु प्रदूषण वाला, वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण जो बोर्ड, जो अधिनियम था, इसके तहत इसको सारी शक्तियां दी जाती हैं। अब बोले एयर पॉल्यूशन पर अगर कोई भी कानून बनाना है, कोई जुर्माना आगे लगाना है, कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं, तो वो CPCB बनाएगा। CPCB बनाएगा और 1981 के अधिनियम के तहत बनाएगा, ठीक। तो CPCB को लेकर के जो आपके फैक्ट्स आते हैं एग्जाम में, वो क्लियर हुए होंगे। फिर यहाँ CPCB के द्वारा एक काम किया गया, NAMP। NAMP क्या है? नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। बोले अब हमें यार इतना दायित्व तो दिया है, हमें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, तो हमको थोड़ा काम भी करने दो। कोरोना रोका किसने है? तो फिर नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। अब ये देखेगा कि एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया। यहाँ आपसे पूछा जाएगा जो NAP प्रोग्राम है, NAP प्रोग्राम, पहली बात तो किसका प्रोग्राम है? तो बताना है CPCB का प्रोग्राम है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, यहाँ पर कौन कौन से पॉल्यूटेंट को शामिल किया गया है? तो बताना, सबको बताना आज से कि केवल यहाँ पर 4 पॉल्यूटेंट ही शामिल किए गए हैं। पहला पॉल्यूटेंट है नाइट्रोजन का ऑक्साइड, दूसरा पॉल्यूटेंट है सल्फर का ऑक्साइड, तीसरा पॉल्यूटेंट है भैया सस्पेंसिव जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, और सस्पेंसिव पार्टिकुलेट मैटर जो होता है 10 माइक्रोमीटर तक का। तो 10 माइक्रोमीटर तक का मतलब PM10 को शामिल कर लिया, ठीक है। चौथा जो यहां पर शामिल किया है वो रेस्पिरेटरी सस्पेंसिव पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि 10 माइक्रोमीटर से अगर मोटाई छोटी है उस धूल कण की, तो उसको भी, यानी कि वो शरीर में तो और तेजी से घुसेगा, ठीक है, उसको तो रोक ही नहीं पाएगा बिल्कुल। आपका ये जो श्वसन तंत्र है, ये तो रोक ही नहीं पाएगा, तो तुरंत घुसेगा, है ना। तो जो आपका रेस्पिरेटरी, जो आपके रेस्पिरेशन के लिए और ज्यादा खतरनाक होता है, तो इसको भी रेगुलेट किया जाएगा, तो वो है आपका PM2.5। क्लियर? यहां से समझ लेना, 4 जो पॉल्यूटेंट है इन्हें मॉनिटर किया जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा NAMP नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत कौन सा पॉल्यूटेंट शामिल नहीं किया गया है? एग्जाम में प्रश्न बनेगा, तो ये 4 एकदम रट लेना, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, PM10 और PM2.5, केवल 4 ही यहां पर शामिल किए गए थे, और इनके आधार पर ही यह मॉनिटर किया जाता है। तो CPCB का यह प्रयास था, और यह प्रयास किसके लिए है? एयर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए। और वो मॉनिटरिंग की जाएगी तभी, अगर यहाँ पर कुछ भी अगर डेडलाइन बताई जाएगी, मैक्सिमम लिमिट तय की जाएगी, और नहीं अगर पालन किया जाएगा उसका, तो ये जुर्माना लगाएगी। इसको इतने अधिकार दिए गए हैं। कानून कौन सा? जो एयर क्वालिटी वाला, जो एयर क्वालिटी को लेकर या एयर पॉल्यूशन को लेकर कानून है 1981 का, और जो वाटर का जो वाटर पॉल्यूशन को लेकर के कानून है 1974 का है, ठीक है। जो वर्ष भी याद रखना, क्योंकि UPPCS ना ये 1974 1981 वर्ष भी बहुत पूछता है। CPCB की स्थापना कब हुई? तो वाटर पोल्यूशन वाले कानून के तहत हुई थी, इसलिए 1974 में ही इसकी स्थापना देखने को मिलती है। अब बात आती है NAMP, हमने देख लिया, ठीक है, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। इसके आगे अगला कौन सा था? अगला था नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। देखो भैया ध्यान से, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है भारत के द्वारा एक प्रोग्राम लाया गया था, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, याद है कि नहीं सबको? स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही एक प्रोग्राम चलाया जाता है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या बात बोली गई? नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में पहली बात तो आपसे जो सवाल होगा कि भैया किसके द्वारा? ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत। ये यहाँ ऑप्शन CPCB भी देगा, तो CPCB तुरंत आपको नहीं मारना है, क्या बताना है? ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये लाया जाता है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स में किया क्या जाता है? क्वेश्चन तो आपसे ऐसे बनेगा, जानते सब हो गए आप, है ना, आपने सुना भी होगा, लेकिन आ जाओ इसको थोड़ा समझ लो। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में यहाँ बोला जाता है कि यहाँ 8 पॉल्यूटेंट को कवर किया जाएगा। कितने? ये थोड़ा सा और ब्रॉडर वे में कवर करता है।
वहां पर हमने NAMP में देखा कितने थे, केवल 4 पॉल्यूटेंट थे। 4 में कौन से 4 थे? पहला था नाइट्रोजन का ऑक्साइड, दूसरा था सल्फर का ऑक्साइड, तीसरा था भैया PM2.5 और चौथा था आपका PM10। बोले यहां पर कितने हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में? बोले यहां तो 8 हैं, 8 में से 4 तो वही हैं। ठीक है, याद करना, याद करने का तरीका बढ़िया है। 4 तो वही हैं, फिर बाकी 4 कौन से हैं? बोले बाकी 4 में देखो, एक तो लेड है आपका, दूसरा आपका ओजोन है। ओजोन कौन सा? निम्न स्तरीय ओजोन, वो समताप मंडल वाला ओजोन नहीं है, ये निम्न स्तरीय जो ट्रोपोस्फेयर में है, और वो कहां पर है? स्ट्रेटोस्फेयर में है। ठीक, तो पहला आपका देखो लेड, दूसरा ओजोन, तीसरा है देखो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ध्यान से समझना, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड है, चौथा है आपका अमोनिया। तो ये 4 और ऐड किए गए कहां पर? नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो इंडेक्स बनाया गया, इस इंडेक्स में 8 पोल्यूटेंट को शामिल किया गया। अब पहले समझ लो कि 8 पोल्यूटेंट जो शामिल किए गए हैं, ये नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जो प्रोग्राम है CPCB का, इससे थोड़ा और व्यापक है। बोले व्यापक कैसे है? क्योंकि यहाँ हम 8 जो पोल्यूटेंट हैं इनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इनकी हम देखेंगे वहां के एटमॉस्फेयर में उस जगह पर कितनी इनकी मात्रा मौजूद है, उस एटमॉस्फेयर में जितनी इनकी मात्रा मौजूद होगी, उस आधार पर उनको कैटेगराइज किया जाएगा। अभी देखते हैं कैसे कैटेगराइज किया जाता है। उनकी कैटेगरी जो बनाई जाएगी वो 6 कैटेगरी बनाई जाएंगी। ठीक, आपने ये सब देखा होगा, 6 कैटेगरी में रखते हैं। जैसे इसी आधार पर हमें पता चलता है कहाँ की वायु ज्यादा प्रदूषित है, कहाँ की वायु कम प्रदूषित है। कैसे? यहाँ 6 कैटेगरी कौन सी बताई जाती हैं? देखो, सबसे पहले यहां बताया जाएगा 0 से 50 के बीच में जिसका AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में जिसका 0 से 50 के बीच में आएगा, वहां पर क्या होगा? वहां उसके लिए गुड होगा, है ना। यहाँ ग्रीन एकदम कलर दिखाई देगा आपको, तो 0 से 50 के बीच में आपको गुड सिचुएशन दिखाई देगी। वहां जो एयर पोल्यूशन है वहां बिल्कुल नहीं होगा। और ऐसा कहाँ दिखता है? ऐसा अगर आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में देखना है तो वहां दिखाई देगा, जहां भैया इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा होंगी, है ना। तो वहां पर क्या होगा? आपको वहां एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बढ़ा हुआ बहुत दिखाई देता है। अभी समझते हैं इसको कैसे। तो उसके बाद आता है फिर 51 से लेकर के 100 तक अगर आपको AQI दिख रहा है तो वहां स्थिति समझ जानी सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है, बहुत ज्यादा वहां की वायु पोल्यूटेड नहीं है। फिर भैया 101 से जो 200 तक की स्थिति अगर दिखाई दी कहीं की, किसी जगह पर अगर AQI आपका 101 से 200 तक है तो बता देना है ये कम प्रदूषित है, मतलब वायु यहां से प्रदूषित होना शुरू हो चुकी है लेकिन कम है। और जब 201 से आपकी 300 दिखाई दे तो समझ जाना यहाँ की स्थिति पुअर है। 201 से 300 तक AQI है अगर तुम्हारा, तो मतलब तुम्हारे यहाँ वायु की स्थिति कैसी है? पुअर है भैया। और 301 से अगर 400 बोले तो यहाँ पर बताना है वेरी पुअर है, तुम बहुत ज्यादा गरीब हो वायु प्रदूषण को लेकर के। और 401 से 500 तक, 401 से 500 तक अगर है तो सीवियर स्थिति है, मतलब आपके यहाँ सीवियर स्थिति में वायु पहुंच चुकी है। ये बहुत बुरी तरीके से आपके यहाँ के लोगों को, जीव जंतुओं को, वनस्पतियों को प्रभावित करने वाली है। इसीलिए ऐसी जगहों पर जहां AQI इंडेक्स अच्छा नहीं होता है, प्रीमेच्योर डेथ बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। लंग्स कैंसर जैसी समस्याएं बहुत आम होती हैं, हर तीसरे व्यक्ति को यहाँ समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसमें एग्जाम्पल ले लो, जैसे कोई इंडस्ट्रियल एरिया का, जैसे दिल्ली का ही एग्जाम्पल ले लो यार। दिल्ली में कभी भी आपको 500 से नीचे, यानी कि 500 के आसपास ही आपको हमेशा AQI देखने को मिलता है, कभी भी चेक करना। और अगर दिल्ली का कभी अच्छा हुआ भी है ना तो कोविड के टाइम हुआ है। कोविड के टाइम क्यों अच्छा हो गया था? क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रियल काम नहीं हो रहे थे, है ना, सब लोग अपने घर पे बैठे थे। कोई भी जो एयर पॉल्यूटेंट है, एयर पॉल्यूटेंट कौन से हैं? ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर का PM2.5, ये 10 या लेड, ओजोन या कार्बन मोनोऑक्साइड है, इन सबको रिलीज ही नहीं कर रहे थे भैया। ये सब जब रिलीज ही नहीं हो रहे थे, एमिट हो ही नहीं रहे थे, तो हमारे यहाँ की वायु जो थी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही फ्रेश वायु एकदम नजर आ रही थी। तो AQI जो है वो अच्छा बना हुआ था। तो 6 कैटेगरी कौन सी? 0 से 50, 51 से 100, इस आधार पर 6 कैटेगरी बनाई गई और 6 कैटेगरी को वहां पर आगे बताया गया कि वहां की वायु कैसी है, ये हम बता देंगे वहां के AQI स्कोर को देख करके। क्लियर हुआ? सारी चीजें तैयार हुई। ये AQI किसके द्वारा लाया गया था? ये AQI लाया गया था स्वच्छ भारत मिशन के तहत। यहाँ देखो प्रश्न कैसे बनेगा, एक तो प्रश्न इससे बनेगा, दूसरा एक प्रश्न फंसाएगा इन 8 पॉल्यूटेंट पे। उसके तो 4 पॉल्यूटेंट है, याद रहेंगे, सल्फर का ऑक्साइड है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, PM2.5 है, PM10 है। यहाँ जानते हो कैसे फंसाता है? यहाँ फंसाता है कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, बोलेगा यार ये अगर अच्छे से नहीं किया होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड सोचेगा कि पॉल्यूटेंट निम्नलिखित में से क्वेश्चन बनाएगा कौन सा जो पॉल्यूटेंट है या इसमें शामिल नहीं किया गया है, 8 पॉल्यूटेंट में शामिल नहीं है AQI में। तो यहाँ समझो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको लगेगा यार कार्बन डाइऑक्साइड तो रहेगा ही रहेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है ना रहा हो, तो ध्यान से पढ़ना, दो तो एकदम साइड में लिख लेना अलग से, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड, एक मीथेन, इन दोनों को ही इसमें शामिल नहीं किया गया है। कौन से दो शामिल नहीं है? ना तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर है AQI में, ना कार्बन मोनोऑक्साइड है। इन पॉल्यूटेंट को यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता है जब भी मॉनिटरिंग की जाती है। समझ में आया? यहाँ ध्यान से क्या, कहां पर फोकस करना है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन पर, इन दोनों को यहाँ शामिल नहीं किया गया है। तो एयर पोल्यूशन को लेकर के
जितने प्रश्न आपके बन सकते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं बनेंगे। बहुत ज्यादा कोर फैक्चुअल वो थोड़ा पढ़ लेना, वन लाइनर्स वगैरह में रहे, नहीं तो मैक्सिमम जो कंसेप्ट से जुड़े हुए तथ्य हैं वो सारे यहाँ तैयार हो गए। ज्यादातर प्रश्न जो है इसी के आसपास ही घूम फिरकर इन्हीं से पूछता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पर, वाटर पोल्यूशन पर। वाटर पोल्यूशन का क्या मतलब है भैया? जब जल संदूषित हो जाता है, जैसे वहां पर वायु संदूषित हो जाती है और वो खतरा पैदा कर देती है, मानव के लिए हो, वनस्पतियों के लिए हो, या जितने जीव जंतु हो, या जैव विविधता के लिए हो, तो उसी तरीके से पानी में जब कुछ पोल्यूटेंट शामिल हो जाएंगे तो वो खतरा पैदा कर देंगे। ठीक है, आसपास वहां उस पर निर्भर जीवों के लिए। तो यहाँ समझने वाली बात है कि इसके कारण, एक तो देखो मानव के द्वारा जो एग्रीकल्चर, जो कृषि गतिविधियां, फर्टिलाइजर वगैरह का यूज किया जाता है, या जितनी भी कृषि गतिविधियां होती हैं उनके माध्यम से भी देखो वाटर पोल्यूटेंट होता है। हाउस होल्ड में भी देखो वाटर को, डिटर्जेंट वगैरह साबुन का यूज करते हो, वहां से पानी जो गंदा होता है वह भी वाटर को क्या करता है? गंदा करने का, पोल्यूटेंट करने का काम करता है। तीसरा, इंडस्ट्रीज वगैरह के माध्यम से। चौथा एक टर्म दिया हो ऑयल स्पिल्स के माध्यम से। क्या होता है भैया ऑयल स्पिल्स? क्या होता है? देखो जहाज वगैरह जब समुद्रों में, यहाँ इसलिए समझने वाली बात है कि समुद्र जो है आपका 70% भाग, 71% भाग क्या भैया? समुद्र ही है। ठीक है, अब समुद्रों में कोई अगर पोल्यूशन है, समुद्र के पानी को भी अगर पोल्यूट करने का काम कर रहा है, ये तो सारे हमने देखे एग्रीकल्चर, हाउस होल्ड, इंडस्ट्री, इनके माध्यम से जो ग्राउंड वाटर होता है या नदी, झीलों, तालाबों का जो जल है ये प्रदूषित हो रहा है। अब हम सागर का जल देख रहे हैं, तो सागर का जल जो है, समुद्र का जल प्रदूषित होता है, उसके लिए घटना होती है ऑयल स्पिल्स की। ठीक है, समुद्र में जो तेल जो है फैल जाता है, तेल रिसाव जो होता है, तेल रिसाव उसको बोलते हैं। तेल रिसाव कैसे होता है? देखो जहाज जो होते हैं जब एक जगह से दूसरी जगह पर तेल को ले जाते हैं, ठीक है, अब उस ऑयल को ले जाते हैं, लेकिन वो ऑयल अगर किसी भी तरीके से, कोई भी तरीका हो सकता है, उससे अगर समुद्र में फैल जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि तेल जो रहेगा नीचे तो जाएगा नहीं, तेल कहाँ रहेगा? तेल ऊपर ही फैलेगा, समुद्र के ऊपर ही आपको तेल दिखाई देगा। ठीक है, अब तेल यहाँ पर ऊपर दिखाई देता है, तो इसके चलते होता क्या है, वहां के वनस्पतियों, जीव जंतुओं के लिए इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो बोले इस ऑयल स्पिल्स, तेल रिसाव को खत्म करने के लिए तो कुछ तो किया जाता होगा। बोले एक तो तरीका है इसको जला दो, है ना, जलाने में क्या होगा, वहां जलाने पर वहां जो फाइटोप्लैंक्टन या जू प्लैंक्टन है ना, वो प्रभावित हो सकते हैं, तो ये तरीका तो ठीक है नहीं। तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया को यूज किया जाता है, इसको बायोरेमिडेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को बायोरेमिडेशन बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर एक कोई जैविक पदार्थ का यूज करो तो एक बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, उस बैक्टीरिया के माध्यम से ही क्या किया जाएगा, यहाँ पर वो उस तेल को भक्षण करेगा, तेल को खत्म करने का काम करता है। ठीक, तो तेल को एक बैक्टीरिया का यूज करके, ऑयल जेपर बोलते हैं शायद, इसको ध्यान से देख लेना आप लोग, ऑयल जेपर ही बोलते हैं, उस ऑयल जेपर बैक्टीरिया का यूज किया जाएगा, और इस प्रोसेस को बायोरेमिडेशन बोलते हैं। इसके माध्यम से इस तेल रिसाव से जो ये तेल ऊपर की परत पर जमा हो गया है, इसको खत्म कर देगा बैक्टीरिया, और फिर वहां पर पहले जैसी स्थिति बन जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया? वाटर पोल्यूशन समझ में आया? वाटर पोल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है अभी ये समझा। अब आते हैं कि वाटर पोल्यूशन का मतलब है कि जल में ये सारे जो पदार्थ, जो जो आपके केमिकल्स होते हैं या पोल्यूटेंट होते हैं, ये जब मिलते हैं तो मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अब मानव के स्वास्थ्य पर कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है, यहीं से आपका प्रश्न बनता है। प्रश्न नहीं पूछेगा कि एग्रीकल्चर गतिविधियों से या इंडस्ट्री से, ये सब मेंस का टॉपिक है कि कैसे प्रभावित करते हैं, कारणों पर चर्चा करो। ये हो गया मेंस वाला पार्ट। प्री वाला पार्ट है कि वाटर पोल्यूटेंट जो वाटर में मिल रहे हैं, ठीक है, जो जो आपके वाटर पोल्यूटेंट पानी में मिल रहे हैं और वो पानी में मिलकर के मानव के स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डालते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो यहां से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, एक पोल्यूटेंट आपका आर्सेनिक है। देखो आर्सेनिक जब आपका पानी में मिलता है, और आर्सेनिक जैसे ही आर्सेनिक मिला हुआ जल अगर आपने ग्रहण किया, तो आर्सेनिक से, आर्सेनिक मिला हुआ जल अगर आपकी बॉडी में जाएगा तो जिस बीमारी का जन्म होता है वो बीमारी कहलाती है आपकी ब्लैक फुट। क्या नाम होता है भैया? ब्लैक फुट नाम होता है उसका। ठीक है, काला पांव, है ना, काला पैर हो जाता है इसमें। तो आर्सेनिक के कारण ही यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उस बीमारी का नाम है ब्लैक फुट, ध्यान से समझना। दूसरा है आपका फ्लोराइड। जब पानी में फ्लोराइड मिल जाता है, यहां देखो हमने वही सारे लिख दिए हैं जो आपके एग्जाम में खूब आते हैं हर साल। देखो एक क्वेश्चन यहां से जरूर मिलेगा, ध्यान से समझना। केमिस्ट्री के पार्ट में या तो समझ लो इसको, या एनवायरमेंट में समझ लो, जियोग्राफी समझ लो, कहीं भी समझ लो यार, हमें तो यहाँ से क्वेश्चन सही करना है। और मैक्सिमम देखना आप रिपीट करता रहता है, इन्हीं में से कोई ना कोई एक पॉल्यूटेंट उठा लेगा और पूछेगा इससे होने वाली बीमारी बताओ, नहीं उठाएगा तो एक मैच दी फॉलोइंग में बना देता है क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर देखना तो समझ में आ जाएगा आपको। तो आर्सेनिक से ब्लैक फुट होता है, और फ्लोराइड अगर पानी में मिल जाता है तो फ्लोराइड के चलते फ्लोरोसिस, उस बीमारी का क्या नाम हो जाता है? फ्लोरोसिस हो जाता है। ठीक है, अब फ्लोरोसिस में होता क्या है? फ्लोरोसिस में जो हड्डियां होती हैं, फ्लोरीन होता है दांतों में, तो ये दांत या हड्डियां, हड्डियों में फ्लोरीन होता है, तो दांत या हड्डियां कमजोर हो जाती हैं उस व्यक्ति की, तो इसीलिए फ्लोराइड भी हानिकारक है। तीसरा दिख रहा है कैडमियम। कैडमियम से क्या होता है? कैडमियम से जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं इटाई इटाई, और इटाई इटाई का मतलब है आह आह। ठीक है, आह आह का क्या मतलब होता है? हड्डियों में इतना दर्द होता है कि आह निकलता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है इटाई इटाई, और यदि अगर जल में कैडमियम की मात्रा बढ़ जाती है तो उस व्यक्ति को इटाई इटाई बीमारी होती है। सीसा आते हैं भैया,
सीसा से क्या होता है, सीसा में सबसे बड़ी दिक्कत होने लगती है अगर पानी में देखो इसकी सीसा की मात्रा बढ़ जाती है तो सिरदर्द जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, सिरदर्द जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो सिरदर्द जैसी समस्याएं अगर बढ़ रही हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती हैं। ठीक, सीसा से, तो सीसा से आपको समझ में आया नर्वस सिस्टम यहां से प्रभावित होता है। और फिर बढ़ते हैं पारा पर। ये पारा प्रीवियस ईयर में देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, आरो यारो एग्जाम में भी देखो ये पारा से आया हुआ क्वेश्चन था कि पारा से कौन सी बीमारी होती है। तो यहाँ समझना ध्यान से, पारा से जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं मिनी माटा। क्या नाम होता है, मिनी माटा। ये मिनी माटा क्या है, मिनी माटा देखो जापान में एक जगह है सबसे पहले ये बीमारी जहां पर दिखाई दी, जहां पर ये समस्या दिखाई दी तो मिनी माटा नामक स्थान पर हुआ क्या था, इस मिनी माटा बीमारी से पारा जो है पहले गया मछलियों के अंदर और इन मछलियों का सेवन किया वहां के आसपास के लोगों ने, तो उन लोगों की जो मृत्यु हुई इस पानी में पाया गया कि यार ये मरकरी जो है पानी में बढ़ गया था और वो मरकरी पहुंच गया मछलियों के शरीर में और मछलियों के शरीर से पहुंचा मनुष्य के शरीर में, तो ये फूड चेन का पार्ट बना। और फूड चेन में प्रोसेस कौन सा हो रहा है, बायोमैग्निफिकेशन। पढ़ा हमने जैव आवर्धन, तो बायोमैग्निफिकेशन का प्रोसेस होगा, उससे क्या होगा, जितना हानिकारक मछली के लिए होगा उससे ज्यादा हानिकारक मनुष्य के लिए होगा। इसीलिए कई मनुष्यों की यहाँ पर मृत्यु हुई इस मिनी माटा बीमारी से। तो मिनी माटा बीमारी क्या है, जो जल में अगर पारा या मरकरी की मात्रा बढ़ जाती है तो वहां पर मिनी माटा डिजीज हो जाती है, पूरा नर्वस सिस्टम ही यहाँ पर हिल जाता है। ठीक है, पूरा नर्वस सिस्टम ही हिल जाता है यहाँ पर अगर मिनी माटा हो गया। तो जल में पारा जो मरकरी की मात्रा है कितनी खतरनाक है समझ सकते हो आप। एस्बेस्टस में क्या होता है, देखो पानी में अगर एस्बेस्टस की मात्रा बढ़ गई तो आपका लंग्स कैंसर का खतरा होता है। ठीक है, फेफड़ों को प्रभावित करता है, अगर वो जल आपने एस्बेस्टस से दूषित जल अगर आपने ग्रहण कर लिया तो आपको फेफड़ों का कैंसर होने का खतरा रहेगा। तो ये बीमारियां होती हैं। सबसे लास्ट में दिया हुआ है नाइट्रेट, यह भी प्रश्न देखो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। नाइट्रेट, पानी में जैसे नाइट्रेट अगर मिल गया, देखो नाइट्रेट मिलने से क्या होता है, नाइट्रेट अगर जल में है तो ये नाइट्रेट कैसे, नाइट्रेट पहुंचेगा शरीर के भीतर और ज्यादातर समस्याएं होती है बच्चों में। बच्चों में अगर जल में नाइट्रेट रहेगा, ठीक है, जहां भी ग्राउंड वाटर में मान लीजिए नाइट्रेट मौजूद है, अब वो ग्राउंड वाटर लाया गया और बच्चे उसको पी रहे हैं, ठीक है, बच्चों ने पिया, बच्चों के शरीर में ये नाइट्रेट पहुंचेगा। ये नाइट्रेट क्या काम करता है, ये नाइट्रेट आपके शरीर में पहुंच के हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेगा। नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से क्रिया करके मिथेलोग्लोबिन बनाएगा। क्या बनाता है, मिथेलोग्लोबिन बनाता है। इस प्रोसेस को पूरा समझ लेना, बिल्कुल आसानी से समझो। जैसे आप भी बच्चे हो, ठीक है, आप बच्चे हो, आपने क्या किया, नाइट्रेट से दूषित जल का ग्रहण किया और जल ग्रहण करके आपके शरीर में जल गया, जल जाने के बाद ये हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेगा। अभी तक हीमोग्लोबिन से क्रिया कर रहा था ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से, हमारे शरीर में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया करता था और रक्त में क्या घूमता था, हीमोग्लोबिन घूमता था कि नहीं। तो अब हीमोग्लोबिन तो घूमेगा नहीं, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ में कौन है, नाइट्रेट है, तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, है ना, हीमोग्लोबिन की कमी कहाँ हो जाएगी, ब्लड में हो जाएगी। तो ब्लड का रंग लाल कैसे दिखता है, बोले लाल हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। अब क्या लाल दिखेगा, बोले नहीं दिखेगा। तो बच्चों का जो रंग है, जो ब्लड का कलर है, वो नीले कलर का, ब्लू कलर का दिखाई देता है। इसीलिए इससे प्रभावित जो बच्चे होते हैं वो ब्लू बेबी सिंड्रोम से प्रभावित होते हैं। क्लियर, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम क्यों पड़ा, ये समझ में आया नाम, और क्यों हो रहा है ये, वाटर में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ती है, इसीलिए ब्लू बेबी सिंड्रोम की समस्या देखने को मिलती है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे अब, क्योंकि अब आपने पीछे के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, सारी बीमारियां समझ ली। जल में ये पोल्यूटेंट जब मिलता है तो कौन सी बीमारी होती है, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में वाटर पोल्यूटेंट से इसी से आता है। ठीक है, आगे आता है अब छोटे मोटे पोल्यूशन है, जैसे नॉइज पोल्यूशन, ई वेस्ट पोल्यूशन, ये बहुत आसान है और इनसे ज्यादा प्रश्न भी नहीं आते हैं। जैसे नॉइज पोल्यूशन, साउंड आप जानते हो, एक तो पहले यहाँ आपको पता होना चाहिए जो मनुष्य है, मनुष्य की क्षमता जो होती है सुनने की, किस फ्रिक्वेंसी तक की आवाज को वो सुन सकता है, बच्चों वाला क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को मानव सुन सकता है, ये ऑडिबल होता है। आपके कान जो है ना, ये कान, ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की वॉल्यूम को सुन सकते हैं या फ्रिक्वेंसी को सुन सकते हैं। इसके ऊपर की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अब अल्ट्रासोनिक जो होती है आवाज होती है, जिसे पराश्रव्य बोलते हो, हिंदी में क्या बोलते हो, पराश्रव्य। बोले पराश्रव्य को भैया 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की हम नहीं सुन सकते, और वही 20 हर्ट्ज से अगर कम है फ्रिक्वेंसी की वॉल्यूम तो इसको भी हम नहीं सुन सकते हैं। जो जमीन में भिनभिनाती है ना, जो जमीन के जीव सुन सकते हैं, ठीक है, वो हम नहीं सुन सकते हैं ना। जमीन में जीव आपस में चीटी वीटी क्या बात कर रही है, कुछ पता है आपको, नहीं ना। तो 20 हर्ट्ज से कम अगर फ्रिक्वेंसी होती है तो इसको भी हम नहीं सुन सकते, इसको बोलते हैं अपश्रव्य। ठीक है, इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक ये दोनों ही हम नहीं सुन सकते हैं। हम सुन सकते हैं ऑडिबल हमारे लिए कौन सी है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये समझ में आया। अब 20 से 20,000 हर्ट्ज में भी सारी की सारी साउंड नहीं होती है, इसमें नॉइज कब बनती है। नॉइज देखो आपको समझना है कि जो साउंड है इसको हम किस में मापते हैं, इसको हम डेसिबल में नापते हैं। ठीक है, तो डेसिबल के आधार पर ही यह तय किया गया है कि 45 डेसिबल, ध्यान से समझना,
45 डेसिबल से ज्यादा अगर वॉल्यूम है तो वो आपके लिए क्या है, नॉइज है। नॉइज मतलब एक अपने आप में पोल्यूशन है, ये ध्वनि प्रदूषण है। और एक बात, ध्वनि प्रदूषण है 45 डेसिबल से ज्यादा है तो इसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है, नहीं तो बहरेपन का शिकार हो जाओगे आप, तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं आगे। सीधा सीधा जो प्रभावित करेगी आपकी सुनने की क्षमता ही खत्म कर देगी। 45 डेसिबल से ज्यादा इसलिए वॉल्यूम नहीं रखनी चाहिए, और इतनी ही वॉल्यूम पर ही आपका मनुष्य जो है सहजता से सुन सकता है। इससे ऊपर वॉल्यूम होगी तो बहुत सारी समस्याएं एक पोल्यूटेंट का काम करने लगेगी कि वॉल्यूम भी। ठीक, क्लियर हुआ, समझ में आया नॉइज पोल्यूशन क्या है? तो वही आपका साउंड से नॉइज बन जाता है। ठीक है, अब इसको भी रेगुलेट करना जरूरी था। इसको भी रेगुलेट किया गया किसके माध्यम से? सीपीसीबी के ही माध्यम से इसको रेगुलेट किया जाता है। और कानून है आपका वही जो एयर पॉल्यूशन 1981 के तहत देखो इसको जो है शक्तियां दी गई। अब 1981 में अभी तक तो एयर पॉल्यूशन था, पहले वाटर पॉल्यूशन भी था इसमें शामिल था, कहीं पर इसमें साउंड तो ध्वनि जो नॉइज है, नॉइज पॉल्यूशन तो शामिल नहीं था। तो वर्ष याद रखना 1987 में इसमें नॉइज पॉल्यूशन को भी शामिल किया जाता है। कब शामिल किया गया इसमें? 1987 में नॉइज पॉल्यूशन को यहाँ पर शामिल कर लिया जाता है। किसके अंतर्गत? इस कानून के अंतर्गत। और फिर सीपीसीबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तभी आजकल आप देखते हो कि 10 बजे के बाद से, 10-11 बजे के बाद से क्या होता है, डीजे वगैरह सब बंद कर दिए जाते हैं। तो ये रेगुलेशन किसके माध्यम से, ये गाइडलाइन किसके द्वारा दी गई है? सीपीसीबी के माध्यम से ही गाइडलाइन दी जाती है। ई वेस्ट पॉल्यूशन क्या होता है? ई वेस्ट देखो यार, जैसे समय बीत रहा है, बीतने के साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या इलेक्ट्रिकल आइटम्स बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बढ़ते जा रहे हैं, और इनकी एक समय सीमा होती है, एक टाइम लिमिट होता है। एक टाइम लिमिट के बाद क्या होता है, ये खराब हो जाते हैं। कि नहीं हो जाते हैं? खराब होने के बाद में ये भैया आप लोग इधर उधर फेंक देते होगे, है ना? ऐसा तो है नहीं, कोई महानुभाव तो ऐसा होगा नहीं कि जाके वहां वापस कराता होगा जहां से लाए होगे कि भैया ये रख लो आप, क्योंकि हम इसको फेंकना नहीं, फेंक देते होगे, नया आइटम ले देते होगे। तो ये जो इक्विपमेंट आप फेंकते हो ये आपके लिए वेस्टेज हो गया। और ये आपका जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, घर का कचरा, ये तो वेस्टेज है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके लिए कचरा हो चुका है तो वो ई वेस्टेज है। ठीक है, तो ई वेस्टेज जितना भी होता है, इस ई वेस्टेज के कारण ये जो मिट्टी में मिलता है, कहीं भी बाहर फेंक देते हो, मान लो आपने कूड़े में फेंक दिया, अब ये कूड़ा गया तो वहां पर ई वेस्टेज मृदा में मिलेगा। मृदा में मिलने के बाद बहुत सारे हानिकारक जो पॉल्यूटेंट हैं वो रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, और वो मनुष्य के लिए, जीव जंतुओं के लिए, सभी के लिए खतरा होते हैं। ठीक, क्लियर, समझ में आया कि क्यों ये पॉल्यूटेंट का काम करता है, ई वेस्टेज कैसे पॉल्यूटेंट बनता है? तो ये जब पॉल्यूटेंट का काम करता है तो इसी को लेकर के 2016 में ई वेस्टेज को लेकर के इसके रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया गया। इसका रेगुलेशन भी बहुत जरूरी है, और कई गाइडलाइंस दी गई कि भैया आप ई वेस्टेज को क्या करो, रिसाइकिल का पार्ट बनाओ, है ना? और इस तरीके से ई वेस्टेज में क्या होगा, रिसाइकिल का पार्ट बनेगा तो जो आपका, ये समझिए, अपघटित हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है पदार्थ, वो डिकम्पोज किया जाएगा, कंपनी करेगी, और नहीं कर पाएगी तो उसको लेकर अगर आपने इधर उधर फैलाया तो आप पर फिर एक जुर्माना भी लग सकता है। ठीक, तो यहां समझे ई वेस्टेज को रेगुलेशन के लिए 2016 में एक कानून बनता है। आगे एक देखो इसमें और आएगा, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर का कॉन्सेप्ट और आगे आता है। ईपीआर का कॉन्सेप्ट क्या है ई वेस्टेज को लेकर के, यहीं पे समझ लो। ईपीआर का जो कॉन्सेप्ट है यहां बात करता है कि ये जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, देखो कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ किसके ऊपर डाल दिया गया, प्रोड्यूसर। जैसे आपने मोबाइल, देखो कोई प्रोड्यूस करती है, कोई कंपनी मोबाइल को प्रोड्यूस कर रही है, ये पहुंचेगा देखो थोक विक्रेता के पास, यहाँ से रिटेल के पास जाएगा, और फिर यहाँ से कंज्यूमर के पास जाएगा। अब ये जिम्मेदारी जो है कंज्यूमर की नहीं है भैया, जिम्मेदारी किसकी है, आपकी जिम्मेदारी है। प्रोड्यूसर महोदय, आपकी जिम्मेदारी बनती है, इस कानून के तहत ही एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये डाली गई है। आपका उत्तरदायित्व है कि इस उपकरण को जो कंज्यूमर के पास है इसको उठाओ और अपने पास लाओ, रिसाइकिल करो, रिसाइकिल करके इसको दोबारा से यूज करो। ये पोल्यूटेंट नहीं बनना चाहिए, है ना? नहीं करोगे तो तुम्हारे पर जुर्माना लगेगा इस कानून के तहत। ये है पूरा प्रोसेस समझने का, ई वेस्ट जो आपका पोल्यूटेंट है इसको कैसे मैनेज किया जा रहा है। ठीक, अब बोले यहाँ पर देखो इनकी जिम्मेदारी, तो क्या करेंगे, कलेक्शन सेंटर बनाएंगे यहीं पर, या तो ये कलेक्शन सेंटर बनाए, ये बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स होती हैं, इनके माध्यम से देखते हो एक्सचेंज रेट, है ना, एक्सचेंज करो, पुराना मोबाइल एक्सचेंज कर लो। तो ऐसे सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। अंततः ये सारे रिटेलर या थोक विक्रेता कहाँ पहुंचा देते हैं, यही प्रोड्यूसर जो कंपनी होती है जिसने इस मोबाइल का निर्माण किया है उसके पास तक पहुंचा देते हैं। तो ये प्रोसेस है जो काम करता है किसके लिए, ई वेस्टेज के लिए। क्लियर हुआ? तो पोल्यूशन को लेकर के जितने क्वेश्चन थे, और ओशियन जो आपका ओजोन, जो ओजोन डिप्लीशन को लेकर के जितने क्वेश्चन थे, वो इससे बाहर नहीं जाएंगे। अब मैक्सिमम चीजें हमने कवर कर ली है, रिवाइज कर ली है सारी, जितनी महत्वपूर्ण है। अब जाकर के आपके पास जो सोर्स है पढ़ डालना उसको अच्छे से, है ना? इस लेक्चर को देखने के बाद उसको अच्छे से पढ़ डालना, सब बढ़िया से तैयार हो जाएगा। बिल्कुल अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। सारी चीजें जो टर्म्स थे ना, जो थोड़ा सा टेढ़े होते हैं, उलझे हुए जो टर्म्स होते हैं,
जिनको समझना जरूरी होता है, तभी हमें याद होंगी वो चीजें। अब यहाँ समझ में आ जाएंगी आपको चीजें, तो अब याद करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ओजोन क्षरण कैसे हो रहा है ये समझ लिया, साइकिल समझ ली हमने पूरी, और कैसे ये देखो रोकने का काम करती है, क्यों बचाना जरूरी है, सम्मेलन हुए वहां कौन सी बात हुई, कहां पर सीएफसी को कंट्रोल किया गया, कहां एचएफसी को कंट्रोल किया गया, पूरी कहानी समझ ली, रीजन समझ लिया। आप दिक्कत है क्या बच्ची, दिक्कत रह गई केवल रिवाइज करना। रिवाइज कर लोगे 3-4 बार तो आपके जहन में परमानेंट घुस जाएगा वो, फिर ओजोन क्षरण पर आप भी सीरियस हो जाओगे, ठीक है। अब आते हैं, अगला टॉपिक है एसिड रेन कहा था, है ना। एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जो आपका एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें एसिड रेन भी एक बड़ी समस्या है। बोले एसिड रेन क्यों समस्या है, क्या होता है भैया इसमें, समझ लो। यहाँ पर जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज से क्या निकल रहा था, बोले नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकल रहे थे और सल्फर के ऑक्साइड निकल रहे थे, ठीक है। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, और यहाँ देखो कहीं पर बारिश हो गई भैया, बारिश हुई तो आपका H2O है, जल है, जल से नाइट्रोजन का ऑक्साइड भी क्रिया करता है और सल्फर का ऑक्साइड भी क्रिया करता है, तो ये क्या बनाता है, बोले H2SO4 जब सल्फर के ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, और जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो नाइट्रिक एसिड बनाएगा। ध्यान से समझना, तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जब ये एसिड बना लेगा जल से क्रिया करके, तो जो वर्षा होगी, जो ये बारिश हो रही है, बारिश हो जाएगी एसिडिक। और बारिश जो होती है सामान्यतः कैसी होती है, बारिश देखो यहाँ पीएच वैल्यू से समझते हो ना कि नहीं, पीएच वैल्यू अगर आपकी 0 है तो जल की जो पीएच वैल्यू होती है 0 होती है, ना एसिडिक होती है ना बेसिक होती है। तो बोले अगर सॉरी 7 अगर होती है, ठीक है, तो 7 जो होती है पीएच वैल्यू, ये ना एसिडिक होती है ना बेसिक होती है, तो जल की वैल्यू जो है 7 ही होती है पीएच वैल्यू। 7 से अगर ज्यादा हो जाएगी तो वो आपका बेस क्षारीय हो जाएगा, और 7 से अगर कम रहेगी, 7 से अगर कम हो गई उसकी जो पीएच वैल्यू है तो एसिडिक हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो जो H2SO4 है, HNO3 है, जब ये एसिड बन जाएगा तो पीएच वैल्यू उसकी 7 से कम हो जाएगी। तो अब ये एसिड रेन यही कहलाती है, यही जो बारिश हो रही झमाझम, तो ये हो गई आपकी एसिड रेन, नॉर्मल रेन नहीं रही। और यही एसिड रेन जब जमीन पे आती है तो एक तो ग्राउंड वाटर में चली जाती है, नीचे चली जाएगी, नीचे जाकर फिर ग्राउंड वाटर को जहां पर भी निकाला जाएगा तो एसिड रेन जब शरीर में जाएगा, मनुष्य के शरीर में, जब मनुष्य उसको पिएगा तो तब भी नुकसानदायक है, क्योंकि सल्फर है वहां पर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, हम देख चुके हैं कि दोनों नुकसानदायक है ना मनुष्य के लिए। या फिर भैया ये एसिड रेन जब किसी भी मॉन्यूमेंट पर पड़ती है, तो मॉन्यूमेंट को पर जब हमने ताजमहल में देखा होगा, ताजमहल के आसपास लगातार वहां देखो इंडस्ट्रीज हैं, आसपास इंडस्ट्रीज हैं, अब इंडस्ट्रीज के थ्रू सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड वहां निकल रहे हैं, और वहां जो बारिश हो रही है उस बारिश में ये ऑक्साइड मिल जा रहे हैं और क्या बना दे रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना दे रहे हैं। तो ताजमहल पर गिरने वाला पानी क्या होगा, एसिडिक होगा, एसिड रेन हो रही है वहां पर। तो इसी एसिड रेन के चलते उसका जो कलर है ना, रंग से बदरंग हो जा रहा है, ठीक है, क्या हो जा रहा है, रंग से बदरंग। उसको समझना है तो घर में कभी भी जैसे फिनाइल वगैरह पड़ा होता है, तेजाब पड़ा होता है, उसमें एसिड होता है। अब एसिड को जब आप जमीन पे फर्श पे डालते हो तो फर्श को क्या कर देता है, फर्श की हालत खराब कर देता है। तो ऐसे ही जब एसिड रेन होगा ये, तो ये भी ताजमहल का जो है रंग कैसा कर देगा, बदरंग कर देगा। तो ऐसे कोई भी मॉन्यूमेंट है जहां पर एसिड रेन होगी तो वो कितना नुकसानदायक होती है वहां के मॉन्यूमेंट के लिए भी और मानव के स्वास्थ्य के लिए भी। क्लियर हुआ, एसिड रेन को लेकर के कॉन्सेप्ट सारा क्लियर। फिर सबसे ज्यादा अगर इस एसिड रेन से प्रभावित होता है तो कोराल्स होते हैं। कोराल्स भैया क्या है समझो, यहाँ पर कोराल्स अगर प्रभावित हो रहा है, और क्यों हो रहा है, क्योंकि कोराल्स के लिए हमने समझा था कि यहाँ जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर 20 से 25 होना चाहिए। साथ ही एक चीज और जानी थी कि यहाँ जो जल है वो लवड़ी होना चाहिए, यानी कि और ज्यादा नहीं, 30% उसमें वाटर में क्या होनी चाहिए, लवड़ीता होनी चाहिए, साल्टिसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो लवण अगर होगा भैया, एक बात बताओ, वहां का जल लवड़ी होना चाहिए, लेकिन जब एसिड रेन हो जाएगी उस क्षेत्र में तो वहां के जल में क्या होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, अम्लीयता बढ़ जाएगी। और अम्लीयता भैया ये कोराल के लिए, जो कोराल जीव है इसके लिए खतरनाक होती है। ये कोराल जो है उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा एसिडिटी में। तो ये एसिड रेन जो है ये कोराल के लिए सीधा सीधा निगेटिव है, निगेटिव इंपैक्ट डाल रही है, खत्म हो जाएगा, उसका जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए जल ही कैसा चाहिए, लवड़ी चाहिए। तो आप समझे सबसे ज्यादा प्रभावित जो होता है कोराल होता है, और कोराल अपने आप में देखो फाउंडेशन स्पेसी भी है, समझे थे ना आप, फाउंडेशन स्पेसी होती है ना। अब ये जब एक भी स्पेसी अगर प्रभावित होगी तो जब कोराल निपटे तो यहाँ से जूजेंथली निपट जाएगा। अब जो ऐसे समझो कोराल मान लो निपट जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में घटना हो रही है, कोराल निपटा जूजेंथली निपटा, उससे रंग बदरंग हो गया कोराल्स का, है ना, जूजेंथली भाग जाएगा तुरंत वहां से। अब जूजेंथली हटेगा तो कोराल ब्लीचिंग हो जाएगी, और कोराल ब्लीचिंग, अब ग्रेट बैरियर रीफ है जहां पर ऑस्ट्रेलिया का पूरा टूरिज्म टिका हुआ है। अब बोले जब अगर वहां पर कोराल ब्लीचिंग हो जाती है पूरा टूरिज्म खत्म हो जाएगा, टूरिज्म खत्म होगा, लोग क्यों जाएंगे देखने भैया, है ना, जब रंग बिरंगा दिख ही नहीं रहा है तो क्यों जाएगा कोई। अब जब बोले जब यहाँ कोराल ब्लीचिंग से वहां का टूरिज्म प्रभावित, टूरिज्म से ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित, अर्थव्यवस्था जब गिरेगी तो वहां से लोगों का जीवन प्रभावित। तो समझे यहाँ पर कितना इंपैक्ट निगेटिव डाल सकता है एक आपका ये एसिड रेन। इसलिए एसिड रेन को कंट्रोल करो, नहीं तो इतने खतरे भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगला, ओशियन एसिडिफिकेशन।
देखो भैया ओशियन एसिडिफिकेशन का मतलब क्या है, जो महासागर है, महासागर में अम्लीयता का बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, ओशियन एसिडिफिकेशन कहलाता है। होता कैसे, यहाँ समझो ध्यान से, बहुत इजी तरीके से एकदम समझना है। ओशियन एसिडिफिकेशन का मतलब क्या है कि ओशियन में अम्ल की मात्रा बढ़ रही होगी। कैसे बढ़ रही होगी, यहाँ एक चीज समझते हैं, 70% भाग क्या है, 70% भाग है भैया ओशियन, ठीक है। हमारे अगर पूछा जाए पूरे भारत, पूरे पृथ्वी पर 70%, 71% क्या है भैया, जल है। बोले 71% भाग पर ओशियन है। तो ये जो समस्या इन्वायरमेंट में पैदा हो रही है समुद्र के अम्लीकरण की, तो ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। हो सकती है कैसे है ये समझो। ओशियन का अगर कोई पूछे आपसे एसिडिफिकेशन होता कैसे है, तो देखो ओशियन जो है अपने आप में सिंक ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक करने का, इसको सिंक करने का काम करते हैं, ठीक। तो ज्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी ओशियन में भी सिंक की हुई है, ठीक, ओशियन ने सिंक की हुई है। अब यहाँ समस्या ये आती है जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा रिलीज होने लगती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा रिलीज होने लगेगी तो CO2 भैया क्या करेगी, ध्यान समझो, CO2 क्या कर लेगी, कार्बोनिक एसिड बना लेगी। कार्बोनिक एसिड कैसे बनाती है, ये H2 से देखो क्रिया करेगी और ये CO3 बना लेगी। H2CO3 क्या होता है, यही कार्बोनिक एसिड होता है। अब अगर कोई कार्बोनिक एसिड बन गया महासागर के अंदर, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड एक क्षमता ही तो है, ओशियन की एक सीमित ही तो क्षमता होगी जितनी वो कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक कर सके। अब अगर जरूरत से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगी एटमॉस्फेयर में, अब जरूरत से ज्यादा अगर मानव रिलीज करने लगा, एंथ्रोपोजेनिक कारण बढ़ गए, और जितनी क्षमता थी उससे ज्यादा अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगी या ओशियन में आने लगी, तो ओशियन में क्या होगा, ओशियन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कार्बोनिक एसिड बनाने लगेगा। कार्बोनिक एसिड बनना मतलब समुद्र में किसी अम्ल का बनना, और समुद्र में किसी अम्ल का बनना मतलब ओशियन एसिडिफिकेशन कहलाना। तो ये घटना ही कहलाती है ओशियन एसिडिफिकेशन। तो अब ओशियन एसिडिफिकेशन के चलते वहां पर जो निर्भर फाइटोप्लैंक्टन है या जू प्लैंक्टन है सब बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। तो इसीलिए ये एक अपने आप में समस्या है ओशियन एसिडिफिकेशन भी। क्लियर, तो जितने पॉल्यूटेंट थे या पॉल्यूशन जितने थे जहां से प्रश्न बन सकते हैं मैक्सिमम कवर किया गया। ओजोन डिप्लेशन समझ लिया, एसिड रेन समझ लिया, ओशियन एसिडिफिकेशन समझ लिया। सबसे लास्ट अब देखते हैं कुछ पॉल्यूटेंट हैं, देखो कुछ पॉल्यूटेंट हैं हमने पढ़ तो लिए, उन पॉल्यूटेंट को लेकर के कुछ संधियां हुई या सम्मेलन हुए, इसको जान लेते हैं कि भैया सबसे पहले हमें दिख रहा है बेसल। बेसल संधि क्या है, ई वेस्ट पढ़ा, बोले हाँ पढ़ा। तो ई वेस्ट को ही रेगुलेट करने के लिए, ये बेसल बैंक वाला नहीं, ये बेसल यहाँ पर जो पूछा जाता है, ये ई वेस्टेज जितना भी होता है मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इलेक्ट्रिकल आइटम है, इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए ही जो समझौता हुआ है उसको बोला जाता है क्या, ई वेस्ट। जो सॉरी, एक तो कानून है ई वेस्ट मैनेजमेंट, और दूसरा जो संधि हुई सभी देशों के बीच वो बेसल। क्यों हुआ ऐसा, जैसे मान लो ये अमेरिका का क्षेत्र है, ठीक है। अब अमेरिका के क्षेत्र में ई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का जो है प्रोडक्शन होता है। अब ये डंपिंग अगर मान लो अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में या बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां जाकर के अगर ये ई वेस्टेज का डंपिंग करने लगा, क्योंकि इसके यहाँ जो होगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का यूज ज्यादा होगा। अब बोले ये उठा करके डंपिंग ऐसे देशों में कर दें जो अवेयर ही नहीं है इन चीजों को लेकर के, ई वेस्टेज को लेकर के, तो खतरा तो उनके लिए हो जाएगा ना, ये तो डंपिंग कर सकते हैं। तो इसी को रोकने के लिए, इस डंपिंग को रोकने के लिए ही जो संधि हुई देशों के बीच वो कहलाई बेसल संधि, ठीक है। क्या है ये बेसल संधि, ई वेस्टेज को रेगुलेट करने के लिए है, बेसिकली ई वेस्टेज की डंपिंग को रेगुलेट करने के लिए है, ठीक। दूसरा क्या है, रॉटरडैम है। तो रॉटरडैम संधि किसके लिए आती है, रॉटरडैम संधि आती है केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स के, ठीक है। अब केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स के जो प्रयोग किए जाते हैं इनको रेगुलेट करने के लिए, यहां समझो इस बात को, इसमें एग्जांपल है एंडोसल्फान। क्या है ये पूछा जाता है, ध्यान से लिखना। एंडोसल्फान जो है इसमें आता है, पेस्टिसाइड है ये, इस ग्रुप में ही डाइक्लोफेन आता है। देखो यार एंडोसल्फान जो है जीव जंतुओं को या पशुओं को दर्द निवारक दवा के रूप में दिया जाता था। अब ये दर्द निवारक दवा के रूप में उनके शरीर में जाता था, और वो जब उनकी मृत्यु होती थी उन मृत्यु के बाद में वो गिद्धों के शरीर में जाता था, तो गिद्धों पर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता था, उनकी मृत्यु होती थी किडनी फेलियर के चलते, ठीक है। तो ये समस्या देखने को मिल रही थी, तो इसको रोकने के लिए सभी देशों के बीच में रॉटरडैम की संधि हुई और उन सारे एंडोसल्फान पर प्रतिबंध लगाया गया जो इस तरीके से नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, इसीलिए डाइक्लो जो फेन है इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया। तो संधि कौन सी है, रॉटरडैम है। बेसल संधि इवेस्टेज से संबंधित है, हमें कीवर्ड पकड़ना है, कीवर्ड पकड़ पकड़ के याद कर लेना। बेसल जो है इवेस्टेज से है, रॉटरडैम जो है केमिकल एंड पेस्टिसाइड से है। यहां बस एक बार समझ लो, फिर कीवर्ड बेस पर आप इसको याद कर लो। स्टॉकहोम, देखो स्टॉकहोम में क्या होता है ऐसे समझो, स्टॉकहोम में पॉप होते हैं कि नहीं, पॉप मतलब पापा,
पापा कोई पाप समझो, पढ़ो आप। तो स्टॉकहोम, होम में पाप होते हैं। पाप क्या है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है। परसिस्टेंट मतलब जो होता है लगातार बना रहने वाला। परसिस्टेंट मतलब क्या है? जो आपके परसिस्टेंट शाश्वत रहे, हमेशा बना रहे, जो डिग्रेड ही नहीं होता है। दो आधार होते हैं पॉल्यूटेंट के, देखो, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होता है वो परसिस्टेंट होता है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होते हैं, मतलब जो डिकम्पोज ही नहीं हो सकते हैं। इसमें एक बढ़िया एग्जांपल है आपका डीडीटी का, एल्ड्रिन का, ठीक है, दो बहुत पूछे जाते हैं। डीडीटी है आपका और एल्ड्रिन है, खूब आता है। डीडीटी तो फेवरेट है यूपीपीसीएस का। तो जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट हैं, इनको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भैया ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। ठीक है, अब जब इनका बायोडिग्रेडेट किया ही नहीं जा सकता है, तो इनको किसी ना किसी तरीके से तो रेगुलेट करना है। इनको मिनिमम से मिनिमम यूज किया जाए, है ना, इन पर प्रतिबंध लगाए सारे देश। तो इसको लेकर के जो संधि होती है वो स्टॉकहोम संधि होती है, और इन्हें ही पॉप बोला जाता है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। और स्टॉकहोम संधि याद रखना किससे संबंधित है? पॉप से संबंधित है। मिनीमाटा संधि किससे हुई? हम समझ चुके हैं, मिनीमाटा जापान में है। और भैया मछलियों ने जब पारा खाया, पारा खाई हुई मछलियों को किसने खाया? पारा खाई हुई मछलियों को मनुष्य ने खाया। जब पारा खाई हुई मछलियों को मनुष्य ने खाया, और मनुष्य को भैया किसने खा लिया? मनुष्य को भैया यमराज ने खाया। ठीक है, तो ये समस्या देखने को मिली थी जापान के क्षेत्र में। अब जापान के क्षेत्र में ये मिनी माटा पर ही, देखो, इस पारा पर ही, जल में जो पारा की मात्रा होती है इसको कंट्रोल करने के लिए ही ये मिनी माटा संधि होती है। तो चारों जो संधियां हैं किन पॉल्यूटेंट से संबंधित हैं, ये समझ में आ गया होगा। और यही एग्जाम में खूब पूछी जाती हैं। बेसल खूब पूछता है, रॉटरडैम खूब पूछता है, स्टॉकहोम और मिनी माटा, चारों बहुत पूछता है। अच्छे से पढ़ना इसको, और जितना पॉल्यूटेंट पर आपको यहाँ करा दिया गया है इसको रिवाइज कर लेना। और इससे देखना आपका अगर क्वेश्चन आता है इससे, और जरूर पूछता है एनवायरमेंट में, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। जितना आप प्रीवियस ईयर उठा लो, प्रीवियस ईयर में भी अगर आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे तो इसी से घूम फिर के 90 से 95% प्रश्न आपके इसी रिवीजन वीडियो से ही मिल जाएंगे। ठीक है, बस अच्छे से कर लेना। एक बार में अगर पहली बार कर रहे हो तो 2-3 बार कम से कम कर लेना इसको, तो फिर सारी चीजें आपको एकदम टिप्स पर तैयार हो जाएंगी, सारे फैक्ट्स आपको तैयार हो जाएंगे। चलो फिर वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और अपना कमेंट जरूर देना, बताना कि ये सीरीज जो है एनवायरमेंट वाली कैसी जा रही है, मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में आ रहा है। ठीक है, चलो फिर खत्म करते हैं यहीं पर। धन्यवाद।